जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का जो हम लोग पहला चैप्टर चल रहा था, उसमें हमें 4 चीज़ें पढ़नी थी। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इन चारों चीज़ में 2 चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, जिनको हम पोषण और श्वसन कह रहे हैं। लेकिन तीसरा जो बचा था परिवहन, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। देखिए, इस हेडिंग का नाम है संवहन। संवहन कहिए चाहे परिवहन कहिए, दोनों बात एक ही। देखिए, संवहन या परिवहन इसको कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं, फिर इसको डिटेल में समझा जाएगा। देखिए, परिवहन का मतलब काम क्या है? तो जीवों में उपापचयी क्रियाओं के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है? पोषक तत्व और O2 के उनके मूल स्रोत से प्राप्त करके प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने एवं हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, आसान भाषा में परिवहन क्या है। तो देखिए, जिस तरह से अगर आप ये जानते होंगे कि जो भी ये जो सेब होता है, सेब हमेशा ठंडे इलाकों में उगाया जाता है, यानी कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, इस इलाकों में सेब की खेती की जाती है। अब सेब की खेती होती है उत्तराखंड में, कश्मीर में, लेकिन ये मिलता है भारत के हर चौराहे पर, लगभग हर चौराहे पर मिल जाता है। आखिर कैसे? यानी जहाँ खेती हो रहा है वहाँ मिल रहा है, ये मामूली बात है, लेकिन यहाँ तक यानी भारत के सभी चौराहों पर लगभग पहुँच कैसे गया है? इसका कारण सिर्फ एक है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। यानी वहाँ के व्यापारियों ने क्या किया? सेब की खेती करके सारे सेब को ट्रकों में लाद कर भेज दिया, हर एक सिटी में, शहरों में पहुँचा दिया गया। यानी ये किससे हो पाया? ट्रांसपोर्टेशन। माना जाता है कि जिस देश का विकास अगर अच्छे से करना है तो सबसे पहले उस देश का जो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन है उसको सुधार दीजिए। अगर सड़कें और ट्रांसपोर्टेशन ठीक रहेंगी, उस देश का विकास जल्दी से हो सकता है। तो सेम उसी तरह से, जिस तरह से मान लीजिए साउथ इलाकों में यानी दक्षिण भारत में नारियल होता है, अब बाकी जगहों पे नहीं पाया जाता है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आता है और सभी चौराहों पर नारियल मिलने लगता है। इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ें जहाँ पे नहीं हो रही हैं, मसालों का जो राज्य माना जाता है उससे केरल को माना जाता है। लेकिन बताइए, मसाले कहाँ नहीं मिल रहे हैं? किस दुकान पे नहीं मिल रहे हैं? लगभग सभी दुकानों पर तो मिल रहे हैं। आखिर कैसे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही हो गया कि चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाया जाए, दूसरे जगह से तीसरे जगह तक पहुँचाया जाए, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन ये तो हमारे नॉर्मल लाइफ में हो गया। अब हमारे शरीर में परिवहन क्या है, इसको समझिएगा। जैसे आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके होंगे कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने से जो भोजन हमारे पेट में जाके पचता है, अब पचने के बाद जाता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में पाचन के साथ साथ अवशोषण होता है। यानी जो भोजन आप खाए हैं, कूच पीस के अंदर ले गए हैं, वो पचने के बाद पहुंचता है छोटी आंत में, और छोटी आंत क्या करता है? आपके भोजन में से पोषक तत्वों यानी ग्लूकोज को सोख कर ब्लड में मिला देता है। अब ब्लड क्या करता है? सभी यानी पूरे शरीर में ब्लड पहुंचा ही है, यानी ब्लड को हम कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। यानी ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। तो जो ग्लूकोज है यानी भोजन से पोषक तत्व प्राप्त हुआ है, उसको खून में मिला दिया जाता है, और खून शरीर के सभी कोशिकाओं तक ले जाके ग्लूकोज दे आता है कि लो भाई कोशिकाओं, ग्लूकोज आ गया, तुम्हारा ग्लूकोज अपना ले लो। तो कोशिकाएं ग्लूकोज पा गई। अब कोशिकाओं को जरूरत होता है मान लीजिए ऑक्सीजन की, तो श्वसन तंत्र लगा है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। इस तरह से ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, सारी चीज़ों को पहुंचाने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। तो ब्लड हमारे शरीर में परिवहन तंत्र का ही हिस्सा है। अब समझिए, परिवहन तंत्र में इतना ही आप समझेंगे कि शरीर को जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, शरीर में ट्रांसफ़र होते रहना, ये सब परिवहन में आता है। अब परिवहन में क्या-क्या है? तो जैसे यहाँ पे लिखा था कि शरीर में पोषक तत्वों को जगह-जगह पहुँचाना, यानी शरीर के हर कोने में पोषक तत्वों को पहुँचाना, ऑक्सीजन को पहुँचाना। और जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोशिकाएँ कर लेती हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल कोशिकाएँ कर लेती हैं, तो कोशिकाओं द्वारा कुछ खराब पदार्थ बचता है। उन खराब पदार्थों को फिर वापस लाके शरीर से छान कर बाहर निकलवाना, वो भी क्या है? परिवहन का ही हिस्सा है। यानी परिवहन में है क्या? अच्छे चीज़ों को शरीर के कोने-कोने तक पहुँचाना, और खराब चीज़ों को कोने-कोने से यानी वापस इकट्ठा करके लाना, शरीर से बाहर निकालना, यही परिवहन है। समझ गए? यही परिवहन है। तो इसमें यही लिखा है कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा रहे हैं, और हानिकारक पदार्थ और CO2 को उसके निकलने वाले स्थान यानी गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, उसे हम परिवहन कहते हैं। आशा है कितना समझ में आया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। तो ये परिवहन तो हो गया। अब उपापचयी क्रिया क्या होता है? तो देखिए, इसमें लिखा है हमारे शरीर में भोजन, जो आप भोजन करते हैं वो असल में भोजन बाद में नहीं बचता है, वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के रूप में हो जाता है। यानी भोजन का टूट कर ऊर्जा में जब परिवर्तित होता है, उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचयी क्रिया कहते हैं। यानी भोजन से मिला आपको ग्लूकोज, श्वसन से मिला ऑक्सीजन, और ग्लूकोज ऑक्सीजन को लेके माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ ताड़ के क्या बनाता है? 38 ATP ऊर्जा का निर्माण पूरे कोशिका से होता है, 36 गो माइटोकॉन्ड्रिया से और 2 ठो कोशिका के द्रव्य से। तो ये 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस ऊर्जा के निर्माण के दौरान बहुत सी खराब पदार्थ कोशिकाओं द्वारा बचती हैं, उनको लेकर शरीर से बाहर निकालना भी उत्सर्जन का ही
पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसके आगे समझिए। लिखा है मानव संवहन तंत्र, यानी मानव में जो परिवहन या संवहन तंत्र है इसके बारे में देखिए। तो संवहन तंत्र में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हृदय को, हार्ट, जिसको हृदय यानी हार्ट, दिल भी इसको कहते हैं। तो हृदय के बारे में पढ़ेंगे। ये मुख्य भूमिका निभाता है चीज़ों को यानी इधर से उधर भेजने में, और ये है जो रक्त नलिकाएं, यानी इसमें हम ये भी जानेंगे इस परिवहन में कि हमारे शरीर में कौन कौन सी नसें पाई जाती हैं, किसमें शुद्ध खून दौड़ता है, किसमें अशुद्ध खून दौड़ता है, इनके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। जिसको धमनी और शिरा कहते हैं, ये दोनों नलिकाएं खून को ले जाने और ले आने का काम करती हैं। अब आगे इसमें देखिए लिखा है वहन माध्यम, यानी वहन माध्यम में देखिए लसिका भी इसी में आ जाता है। अब आगे पढ़ेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले हार्ट बताए थे, तो हार्ट को चलिए डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हृदय, हृदय हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में इसको हार्ट कहते हैं, आप बोलचाल की भाषा में इसको दिल कहते हैं। तो दिल है कि मानता नहीं, तो चलिए अब दिल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। लिखा है मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। हृदय हृदय एक पेशियों से बना होता है जो कभी थकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, और पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार 300 ग्राम होता है और इसका आकार शंकु के आकार में होता है। देखिए हृदय जिसको हम दिल या हार्ट कहते हैं, इसका जो बनावट है यानी ये जो बना होता है वो कार्डियक मसल्स का, जिसको हम हृदयक पेशी कहते हैं, उससे बना होता है। और आपको जान के इस बात से हैरानी होगी कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो सबसे पहले जो इसके शरीर में बनने वाला अंग होता है वो दिल ही होता है। सबसे पहले बच्चे में दिल बनता है, और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक ये दिल यानी तब से बन के धड़क रहा है, और जब तक इंसान मर नहीं जाएगा तब तक ये धड़कता रहता है। सोच रहे हैं दिल कितना मजबूत है, न श्वसन तंत्र है न परिवहन तंत्र, यानी कह सकते हैं कि सबसे पहले बनने वाला अंग क्या है, दिल होता है। तो तब से बना होता है और बाद तक धड़कता रहता है। दिल का जो सुरक्षा है, आपको ये मालूम होगा कि भगवान ने क्या किया है, शरीर के सभी ऐसे अंग जो बहुत नाजुक हैं उन पर सुरक्षा कवच डबल लगा दिया है। आप सुनेंगे मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास होता है, तो अगर मोबाइल गिर के फूट भी रहा है तो टेम्पर ग्लास फूटता है, न कि आपका ओरिजिनल डिस्प्ले फूट जाएगा। काहे लगाया जाता है, बस सुरक्षा के लिए। तो हम लोग मोबाइल बचाने के लिए ग्लास लगाते हैं, उसी तरह से भगवान हमारे नाजुक अंगों को बचाने के लिए पतली पतली झिल्लियों का इस्तेमाल किए हैं। जैसे मस्तिष्क जिस झिल्ली से ढका होता है उसे हम मेनिंजस कहते हैं, किडनी जिस झिल्ली से ढका होता है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, और उसी तरह से दिल यानी हृदय जिस झिल्ली से ढका होता है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इस झिल्ली से ढका होता है ताकि आपको चोट अगर लगे भी नहीं, लोग कहते हैं अरे दम है तो तुमको देख लेंगे। अभी बताइए बढ़िया से अगर झिल्ली, पहले बात तो देखिए दिल की सुरक्षा ये पसली करती है। आप कितनों इस तरह से कर रहे हैं तो आपके जो ये बल है वो पसली पर जा रहा है, न कि दिल पे। नहीं तो पता चला दिल पे इतना अगर चोट लगे ना तो इंसान का कहानी खत्म हो जाएगा। तो कौन बचाता है, पहले पसली बचा रहा है, और पसली के बाद जो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली है वो दिल की सुरक्षा करता है। ठीक ना। दिल का जो स्थान है वो देखिए सीना के बीचों बीच से शुरू हो जाता है और बाईं तरफ लटका होता है, इसीलिए माना जाता है कि दिल लेफ्ट में होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो जाता है, बीचों बीच से हो जाता है। ठीक। दिल का आकार देखिए बनाने वाले आशिकों का और शायरों का दिल इस तरह से होता है, जबकि अगर बोर्ड में बना देंगे ना तो मास्टर आपको गाली लिख के कॉपी में देगा कि बताओ ये दिल है, तो ये दिल का जो चित्र है गलत है। दिल का जो बनावट होता है वो शंकु के आकार का होता है, शंकुकार होता है, यानी नाशपाती टाइप में, उस तरह से दिल का बनावट होता है। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हम आज जब आपको पढ़ाएंगे तो इसी दिल से आपको हम समझाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल दिल बना के समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। समझा इससे देंगे और ओरिजिनल दिल दिखा के आपको समझा देंगे कि उसमें कौन कहाँ पे है। समझ गए। दिल का जो वजन आपको बता दिया गया है कि 300 ग्राम होता है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो देखिए दिल के अंदर कुछ कमरे होते हैं, कुछ कमरे का मतलब चेंबर में बटा होता है। तो हमारा जो दिल होता है वो 4 कोष्ठक में बटा होता है, 4 चेंबर में, उसको चेंबर कहते हैं या हिंदी में आप कोष्ठक कहते हैं। अब उन चारों कमरों में अलग अलग काम होता है। ठीक। तो दिल का कितना पार्ट, 4 ठो, 4 चेंबर में बटा होता है। अब चारों चेंबर को हम लोग समझते हैं कि 4 चेंबर क्या हैं और किस तरह से हैं। ठीक। देखिए इसमें लिखा है हृदय कोष्ठक यानी हार्ट चेंबर, हृदय के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान को चेंबर कहते हैं। ठीक ना। उसमें कौन किसमें साफ रक्त आ रहा है, किसमें अशुद्ध रक्त है, इसको हम एक डायग्राम बना के समझते हैं। चलिए एक डायग्राम हम आपको बना के दिखा रहे हैं चित्र। इस चित्र को बिल्कुल भी आप पेपर में मत बनाइएगा। पता चला इस तरह का कोई चित्र पेपर में बना दिए, अब परीक्षक क्या करेगा, एग्जामिनर नंबर काट के किनारे कर देगा। ये दिल एनसीईआरटी के सरकारी दिल नहीं है। सरकारी दिल आप ओरिजिनल बनाएंगे जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया है, वो फर्जी दिल है, उसको मत बनाइएगा, बहुत झमेला उसमें है। अब देखिए तो दिल बना के हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको समझना है। ये है आपका, समझिए दिल, ये हम बना रहे हैं, आप मत बनाइएगा, बाद में हमारा दोष देंगे लोग कि हम बनवाए हैं। ये हम केवल समझाने के लिए बना दे रहे हैं, चेतावनी आपको दे दे रहे हैं कि इसको पेपर में मत बनाइएगा। देखिए ये दिल है और दिल के 4 कोष्ठक हैं। देखिए पहला कमरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चेंबर में इस दिल को हम बनाए हैं। अब इस दिल को समझिएगा। पहला देखिए दिल के चारों चेंबर में 2 चीज़ें याद रखेंगे। एक होता है अलिंद, एक क्या होता है, अलिंद, एक होता है नीलय।
अलिंद और नीलय। अलिंद को हम कहते हैं एट्रियम, अलिंद को एट्रियम, और नीलय को कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। अब बताइए, दिल में कितना कोष्ठक? तो कहेंगे 4। दूठो होता है अलिंद और दूठो होता है नीलय। अलिंद को अंग्रेजी में एट्रियम और नीलय को अंग्रेजी में वेंट्रिकल्स। अब समझिए कौन कौन होता है। तो जहाँ पे अलिंद होगा हम ए लिख देंगे, जहाँ पे वेंट्रिकल होगा भी लिख देंगे। अच्छा, इस दिल को देखिए और यहाँ हमको देखिए। दिल में वह हिस्सा जो राइट साइड में यानी दाहिने हाथ हो रहा है उसको दायां हिस्सा कहेंगे, और दिल के इधर यानी बाएं हाथ की तरफ जो हिस्सा होगा बायां कहेंगे। जैसे इधर देखिए, अगर हम इधर खड़ा है तो ये हिस्सा क्या हो जा रहा है? ये राइट है और ये वाला लेफ्ट है। राइट लेफ्ट यानी दायां बायां। अब देखिए, ऊपर का दोनों कमरा अलिंद होता है। देखिए ए का मतलब एट्रियम, अलिंद। ऊपर वाला दोनों अलिंद और नीचवा वाला होता है वेंट्रिकल्स यानी नीलय। अलिंद नीलय, ये दोनों एट्रियम, ये दोनों वेंट्रिकल्स। यानी दाहिना और ये है तो दायां अलिंद, दाहिना और ये नीलय है तो दायां नीलय, बायां और ये अलिंद है तो बायां अलिंद, और नीलय जो है वो बायां नीलय। अब समझ में आ गया? ऊपरा अलिंद, नीचे नीलय। देखिए नी से नीचे, और नीचे क्या है? नीलय। ऊपरा क्या है? अलिंद। तो इंसान के दिल के अंदर 4 चेम्बर यानी 4 कोष्ठक पाया जाता है, 4 ठो खाली जगह पाया जाता है। और इन चारों में नाम क्या है? 2 ठो अलिंद है और बाकी 2 ठो नीलय। 2 गो अलिंद 2 गो नीलय। ऊपरा दोनों अलिंद, नीचवा दोनों नीलय। अब चलिए समझते हैं इसमें कि दाहिना हो रहा है तो दायां अलिंद दायां नीलय, बायां अलिंद बायां नीलय। ये 4 कमरे हो गए। अब इन चारों कमरों को समझिए, इसी में खून का आना जाना सब लगा रहता है। ठीक, अब देखिए, अब खून कैसे आता है इसको समझेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, इसमें शरीर से सारा जो अशुद्ध रक्त आता है सबसे पहले आएगा इसमें। किसमें आएगा? अलिंद में। किस अलिंद में? दाहिना अलिंद में। शरीर का सारा खून आएगा दाहिना अलिंद में। रुकिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से चित्र बना के आपको तब समझाते हैं। तो देखिए, चित्र बना दिया गया है। अब इसको आपको समझने में बहुत आसानी होगा। इस चित्र से हम आसानी से समझ जाएंगे कि खून का जो बहाव है वो किधर है और कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो जो दिल का चित्र इस तरह से था, इसको हम बदल के हटा के इस तरह से कर दिए और इसका 4 हिस्सा किए। एक कमरा राइट एट्रियम यानी दहिना अलिंद बायां अलिंद, दहिना नीलय बायां नीलय, यानी हार्ट के चारों चेम्बर को तो हम बना दिए। तो ये देखिए, दिल का 4 कोठरी है और चारों में 4 हिस्सा में बटा हुआ है। देखिए चारों जो है उसका नाम क्या क्या है? दहिना अलिंद बायां अलिंद, दहिना नीलय बायां नीलय। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात समझिए कि जो शरीर में जो खून हम आपको बोलेंगे कि शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त, उसका मतलब क्या होता है? शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली होती है। जिसमें ऑक्सीजन है वो शुद्ध रक्त माना जाएगा, और जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है, CO2 भरा है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे अशुद्ध रक्त माना जाता है। ठीक ना? उसे अशुद्ध रक्त माना जाता है। और अशुद्ध रंग को हम नीला से प्रदर्शित यानी दिखाएंगे आपको, और शुद्ध रंग को लाल से दिखाएंगे। तो अभी आप समझिएगा। देखिए, शरीर यहाँ पे भी लिखे हैं और शरीर यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों एक ही है। इसको आप इस समझेंगे क्योंकि अलग अलग चीज़ें बनाना पड़ा है, अभी इसी में मिक्स हो जाता है, इसीलिए दोनों को अलग बना है, लेकिन ये शरीर एक ही है। आप समझिएगा होता क्या है, पहले पूरा कहानी समझिए फिर समझिएगा। देखिए, शरीर में यानी पूरे आपके शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो इकट्ठा होके आता है। आपके हार्ट में कितना चेम्बर है? 4 गो, दहिना अलिंद दहिना नीलय, बायां अलिंद बायां नीलय। तो यानी आपके शरीर से सारा रक्त इकट्ठा होकर और आता है खून पहले कहाँ पे? दहिना अलिंद में। दहिना अलिंद में आने के बाद वो खून गिरता है नीचे वाले कोष्ठक में, दहिना नीलय में। दहिना नीलय में जाने के बाद वो क्या होता है? फिर जाता है कहाँ पे? फेफड़ा में। फेफड़ा में खून में से क्या किया जाता है? ऑक्सीजन निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जब आप सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ दिए तो आपके अंदर से CO2 बाहर निकल गया, और जैसे सांस लेते हैं ऑक्सीजन चला गया। तो सांस लेने और छोड़ने से फेफड़ा में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक ना? CO2 का ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है, और इसी कारण क्या होता है? खून शुद्ध होता रहता है। तो सुनिए, पूरा खून आया दहिना अलिंद में, गया दहिना नीले में, दहिना नीले ने फिर पंप किया तो आया फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या किया? CO2 फेंक दिया बाहर, ऑक्सीजन अपने अंदर मिला लिया खून, और फिर आ गया बायां अलिंद में, शुद्ध होकर कहाँ गया? बायां अलिंद में, फिर बायां नीले में, और फिर पंप हुआ तो पूरा शरीर में। इसी तरह से चलता है। तो इसको ध्यान से समझिए। ये देखिए, शरीर से सारा अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं? जिसमें ब्लड भी हो यानी खून भी हो प्लस CO2 हो। जिसमें ब्लड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसी रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो शरीर से सारा अशुद्ध रक्त ब्लड प्लस CO2 ये आता है कहाँ पर? दहिना अलिंद में। और दहिना अलिंद में जिस नस से आता है, जिस नली से आता है, उस नस या नली को हम कहते हैं, इसको कहते हैं महाशिरा। वेना कावा कहते हैं, वेना कावा, महाशिरा, सिका लिखा गया है, महाशिरा। तो देखिए, पूरे शरीर से सारा जो अशुद्ध रक्त है जिसमें ब्लड और CO2 दोनों है यानी CO2 वाला, वो महाशिरा नामक नली से आता है दहिना अलिंद में, और दहिना अलिंद से जाता है दहिना नीले में। कैसे जाता है? तो एक चित्र बना के हम आपको समझा रहे हैं, केवल समझाने के लिए। इधर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, वाल्व लगा होता है ट्राइकस्पिड, और इस वाले हिस्से में होता है बाइकस्पिड। ठीक ना?
हम इसलिए बना दिए हैं 2 ठो और 3 ठो कि आपको याद करने में आसानी होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, बाई का मतलब होता है 2। तो इसमें से अब देखिए ये जो ब्लड है इसमें से होते हुए इधर गिर आएगा, देखिए इधर गिर जाएगा। और अब देखिए तो यानी शरीर से सारा अशुद्ध रक्त यानी ब्लड और CO2 जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी खराब गैस मिला हुआ है, वो महाशिरा नाम के नली से होता हुआ आता है दहिना अलिंद में, दिल के दहिना अलिंद में। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व से वही जो रक्त होता है वो गिरता है कहाँ पे, दहिना नीले में। और दहिना नीले में जब गिर जाता है तो यहाँ से यानी बार बार पंप होता रहता है तो ये सारी क्रिया होती रहती है। तो दहिना नीले से यही अशुद्ध रक्त यानी अभी नीला है, यहाँ भी नीला है, अभी रक्त क्या है, अशुद्ध है। तो इस चेंबर से यहाँ पे आ गया। अब इस चेंबर से देखिए चलता हुआ ये जो अशुद्ध रक्त है वो जाता कहाँ पे है, फेफड़ा के पास। आप फेफड़ा के पास जिस नस से होके जाता है इस वाले नली को हम कहते हैं, इस वाले नली को हम कहते हैं फुफ्फुस, यानी फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। ठीक, देखिए राइट वेंट्रिकल यानी दहिना जो नीला है उससे जो खराब यानी अशुद्ध रक्त है वो जाता है फुफ्फुस धमनी नामक नली से फेफड़ा में। अब फेफड़ा में क्या किया जाता है, इसमें इस खून में गड़बड़ी क्या है, तो भाई ब्लड है और CO2 है, तो यहाँ से CO2 को फेंक दिया जाता है, भाग बाहर है, ये बाहर भाग जाता है और जो ऑक्सीजनवा आया रहता है उसको इसी में मिला दिया जाता है। तो बाद में अब ये वाला जो रेड कलर का जो ब्लड आ रहा है इसमें क्या है, इसमें है ब्लड प्लस ऑक्सीजन O2। अब ये शुद्ध रक्त है, ये शुद्ध रक्त फेफड़ा क्या करता है, भेजता है, आज जिस नली से भेजता है उस नली को हम कहते हैं फुफ्फुस। इसका भी नाम क्या होगा, फुफ्फुस, लेकिन इस धमनी नहीं क्या होता है, सिरा, फुफ्फुस सिरा। इससे होते हुए आता है बायां अलिंद में। और बायां अलिंद से नीचे इसमें होता क्या है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। बाइकस्पिड वाल्व से आ जाता है कहाँ पे, बायां नीले में। और बायां नीले से जब पंप होता है यानी खून को भेजा जाता है तो पूरा शरीर में शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। शुद्ध रक्त शरीर में पहुंच गया, रक्त का इस्तेमाल हुआ कोशिकाओं द्वारा, कोशिकाओं ने क्या किया, उस खून का इस्तेमाल किया। खून फिर क्या होता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऑक्सीजन के खत्म होने के बाद फिर वो CO2 बनने लगता है और CO2 फिर गंदा हो गया, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे फेफड़े में जाएगा, फेफड़ा से फिर इसमें आएगा, इसमें से साफ होके फिर मतलब इसी में साफ होके फिर यहाँ से शरीर में पहुंच जाएगा। ये था पूरा कहानी। अब इस कहानी को चलिए थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे, शायद हो सके अभी याद हो जाए तो और अच्छा है। तो देखिए बात समझिएगा। अच्छा थोड़ा धमनी या सिरा पढ़ना तो आगे है लेकिन कुछ यही समझ लीजिए। देखिए शरीर में जितनी नसें हैं, धमनी और सिरा के नाम पे हम बता रहे हैं, शरीर में जितना नस है या जितना नली है उसमें 2 नाम आपको याद रखना है, एगो धमनी और एगो सिरा। इसको आर्टरी और वेन कहते हैं, धमनी को आर्टरी और सिरा को वेन कहते हैं। तो धमनी और सिरा 2 तरह की नसें आपके शरीर में हैं। तो समझिए जितना धमनी है उन सब का काम क्या है, शुद्ध खून को ले जाना, शुद्ध खून पहुंचाना। और जितना सिरा है उन सभी सिराओं का काम क्या है, अशुद्ध खून को पहुंचाना। लेकिन गड़बड़ी क्या हो जाता है कि देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दायां नीला है यहाँ से जो खून यानी अशुद्ध खून को ले जाने का काम होना चाहिए था सिरा का यहाँ पे, लेकिन फुफ्फुस धमनी कर रही है। तो काहे, तो इसमें बात क्या है कि आपके शरीर में जितना धमनी है सब सही है, बस एक ठो अपवाद है, उसको क्या कहेंगे, अपवाद। देसी भाषा में कहेंगे थेथर। क्या कहेंगे, थेथर। तो आपके शरीर में जितना धमनी है उन सब धमनियों का काम क्या है, शुद्ध रक्त को ले जाना। लेकिन एगो थेथरी है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, वो धोखेबाजी करती है, वो अशुद्ध खून को ले जाने का काम करती है। ठीक, और जितना आपके शरीर में सिरा है, जितना आपके शरीर में सिरा है उन सभी सिराओं का काम क्या है कि अशुद्ध रक्त को ले जाना। लेकिन सिराओं में भी एगो थेथरी है, वो क्या करती है, उस शुद्ध रक्त को ले जाती है, जिसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे फुफ्फुस सिरा। ये देखिए नाम सिरा है, इसके पूरे भाई पट्टीदार जितना सिरा सब है शरीर में सब अशुद्ध खून ले जाती हैं, लेकिन ये अकेली ऐसी सिरा है जो शुद्ध खून ले जाती है। बात क्लियर हुआ। तो चलिए अब पूरा इस डायग्राम को दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा। पहले बात समझिए, हम जब हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जब हम खाना खाते पीते हैं तो उसमें कई तरह के पदार्थ होते हैं। तो शरीर उनका इस्तेमाल करके ऊर्जा भी बनाता है और ऊर्जा बनाने के दौरान कई खराब पदार्थ भी बन जाता है। खराब पदार्थ को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, उनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए ये पूरा ऊर्जा बनता भी है परिवहन द्वारा और खराब पदार्थ को हम निकालते भी हैं परिवहन द्वारा। तो समझिए जब हम भोजन किए और पानी वानी पिए तो भोजन जाके पेट में पच जाता है, पचने के बाद ग्लूकोज बन के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है और ऑक्सीजन भी सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। कौन पहुंचा रहा है दोनों को, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को, खून पहुंचाता है, ब्लड सभी अंगों में पहुंचाता है। और सभी कोशिकाओं में ये दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचने के बाद क्या होता है, इन्हीं दोनों की मदद से ऊर्जा बनाया जाता है। शरीर के लिए ऊर्जा, जिस एनर्जी से हम काम करते हैं। लेकिन इस ऊर्जा को बनाने के दौरान ही यानी साथ साथ में कुछ खराब गैस यानी CO2 और कुछ अपशिष्ट पदार्थ साथ में बन जाते हैं, उनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। तब होता क्या है कि देखिए शरीर में जितना अशुद्ध रक्त है उसको इकट्ठे लाया जाता है जिस नस से, उस नस का नाम है महाशिरा।
महाशिरा। अब महाशिरा लेके आती है दाहिना अलिंद में। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व से वो खून जाता है दाहिना नीले में। दाहिना नीले से एक नस निकलती है और वो खून को ले जाती है कहाँ पे, फेफड़ा के पास। क्या करने, तो खूनवा को शुद्धिकरण कराने। शुद्धिकरण का मतलब क्या हो गया कि खून में मिला है CO2, CO2 को भगाने और O2 को लाने, तो पहुंचाती है फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या किया जाता है, CO2 को लात मार के भगा दिया जाता है, चल निकल, और O2 को बुला लिया जाता है। O2 को जैसे खून में मिलाया जाता है, क्या होता है, वो ब्लड शुद्ध हो जाता है और शुद्ध रक्त फेफड़ा फिर जब शुद्ध कर लेता है तो भेजता है बायां अलिंद में, फिर जाता है बाइकस्पिड वाल्व द्वारा बायां नीले में, ठीक ना। अब बायां नीले फिर एक बार पंप करता है तो पूरे शरीर में, पूरे शरीर में खून गया, खून का यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ, खून फिर गंदा होता है यानी अशुद्ध हो जाता है। और फिर वो क्या होता है, CO2 उसमें मिल जाता है, फिर खून आता है दाहिना अलिंद, बायां, दाहिना अलिंद के बाद दाहिना नीले, उसके बाद फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां नीले, पूरा शरीर। फिर समझिएगा, पूरा शरीर में गया, फिर गंदा हो गया, फिर पूरा शरीर से खून इकट्ठा होकर आता है दाहिना अलिंद में, फिर दाहिना नीले, फिर जाता है फेफड़ा, फिर आता है बायां अलिंद, बायां नीले, पूरा शरीर। समझ में आ गया, यानी शरीर का सारा अशुद्ध रक्त दाहिना अलिंद में किस नस द्वारा आता है, महाशिरा। महाशिरा, शरीर के निचला भाग है तो निचली भाग से महाशिरा, और ऊपरा से जो आता है ऊपरी भाग का महाशिरा, यानी महाशिराओं के रास्ते खून कहाँ आता है, दाहिना अलिंद में। फिर ट्राइकस्पिड वाल्व रास्ते होते हुए जाता है दाहिना नीले में। दाहिना नीले उसी खून को पंप करता है और भेजता कहाँ पे है, फेफड़ा के पास। कहाँ भेजता है कि उसको छानो, उसमें CO2 को भगाओ, O2 को मिलाओ। और जिस नस के रास्ते दाहिना नीले से फेफड़ा में जाता है उस नस का नाम क्या है, थेथरी। थेथरी को याद है ना, फुफ्फुस धमनी। क्योंकि ये खून गंदा है और गंदा खून ले जाने का काम किसका है, केवल सिरा का है, लेकिन ये धमनी लेके जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी क्या है, थेथर, क्योंकि जितना धमनी है सब शुद्ध खून पहुंचाती हैं, लेकिन ये एक वैसी धमनी है जो अशुद्ध खून ले जाती है, यानी CO2 वाला। तो दाहिना नीले कहाँ भेज दिया, फेफड़ा में। फेफड़ा में किसके मदद से भेजा, तो फुफ्फुस धमनी की मदद से। यहाँ पे खून का CO2 बाहर फेंक दिया गया, O2 मिला दिया गया। अब यही खून आता है फुफ्फुस सिरा। सिरा गंदा खून ले जाती है, लेकिन थेथर की क्या कर रही है, शुद्ध खून ले जा रही है। तो फुफ्फुस सिरा लाती है बायां अलिंद में, उसके बाद बाइकस्पिड वाल्व से गिरता है बायां नीले में, और उसके बाद जब हार्ट पंप करता है तो पूरे शरीर में महाधमनी नामक रास्ते यानी नली से पहुंचता है। तो इस नली का नाम इसका नहीं लिखे हैं, इसका लिख देते हैं महाधमनी। महाधमनी। अब सुनिए, इसमें महा क्यों लगा है, तो इसका अर्थ ये है, जैसे आप सुने होंगे कि देवता में इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव हैं, ब्रह्मदेव हैं, सभी देवता हैं। तो देवताओं में जो सबसे भयानक देवता, सबसे महान देवता होते हैं, उनके आगे महा लगता है। जैसे देवों के देव महादेव, जय शिव शंभू। तो कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से देवों में जो भयानक है उनका नाम क्या है, महादेव, उसी तरह से सभी नलियों में जो सबसे मोटी नली यानी नस होती है उसको महाशिरा या महाधमनी कहते हैं। तो इसका मतलब समझ गए। तो सुनिए, शरीर का सारा गंदा खून यानी सारा अशुद्ध खून आता है महाशिरा के रास्ते दाहिना अलिंद में। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व से, वाल्व समझते क्या होता है, जैसे साइकिल के अंदर हवा भरेंगे तो बाहर से हवा भरा जाएगा, लेकिन जैसे अपना वो पंप हटाएंगे तो वापस निकलता नहीं, क्योंकि उसमें वाल्व लगा होता है। एक ही रास्ते जा सकता है, यानी जा सकता है, वापस नहीं आ सकता है, ठीक। और वाल्व खराब होता है तो वापस भी निकलने लगता है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व के रास्ते जो ब्लड होता है वो अंदर पहुंचता है दाहिना नीले में, दाहिना नीले से जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा से आता है बायां अलिंद में, बायां नीले में, फिर पंप करता है पूरा शरीर में। तो सुनिए, तो अगर आपसे कभी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि चारों चेंबर, हार्ट के कितने चेंबर, 4 गो, चारों चेंबर में सबसे मजबूत कौन है, तो सबसे मजबूत जो चेंबर होता है वो बायां साइड का नीले, जो सब नीले होता है, ये होता है। क्योंकि ये जब पंप करता है तो पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना होता है, इसलिए सबसे मजबूत जो चेंबर है वो बायां नीले होता है। दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, दाहिना नीले, बायां नीले, तो बायां नीले सबसे मजबूत होता है, ठीक। अब चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। फेफड़ा का काम क्या है, केवल CO2 को बाहर निकालना। CO2 ही नहीं, अगर आपको और मतलब डिटेल समझिए तो कुछ वाष्पशील पदार्थ शरीर में बनता है, उसको भी वाष्प के रास्ते ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे हार्ट का यानी दिल का काम करने का तरीका है। चलिए एक बार, बस एक बार और दोहराया जाएगा। देखिए, पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, ठीक ना, वो आता है कहाँ पे, महाशिरा नामक नली के रास्ते आता है दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद में आने के बाद जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उस रास्ते गिरता है दाहिना नीले में। दाहिना नीले में आने के बाद एक थेथर नस है, जिस थेथर नस का नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या कहता है, अशुद्धता हटा दिया जाता है, यानी CO2 को भगा के O2 मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन मिला के, और उसके बाद फुफ्फुस सिरा के रास्ते लाया जाता है दाहिना अलिंद में। फिर बाइकस्पिड वाल्व के होते हुए जाता है बायां नीले में, और बायां नीले से फिर पंप होता है तो महाधमनी के रास्ते पूरा शरीर में पहुंच जाता है। ये है हार्ट के काम करने का तरीका। तो चलिए जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। तो आप देख सकते हैं, ये है हार्ट यानी दिल का ओरिजिनल चित्र। अब इस चित्र को आप समझिए, यही आपको परीक्षा में बनाना पड़ेगा। इस चित्र को ध्यान समझिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि देखिए,
ये इसको आप कहेंगे, देखिए ये पहला चेम्बर, ये हो गया हमारा दूसरा चेम्बर, ये तीसरा और ये चौथा। तो बताइए, याद करिए तो इधर क्या था, दाहिना अलिंद, ऊपरा दोनों अलिंद होगा, ये भी अलिंद ये भी अलिंद। क्योंकि ये दायां ओर है तो इसको कहेंगे राइट एट्रियम, दाहिना अलिंद, और इसको लेफ्ट यानी राइट लेफ्ट। और ये नीला यानी वेंट्रिकल, तो ये राइट ओर है और ये वेंट्रिकल लेफ्ट ओर है, यानी दाहिना अलिंद बायां अलिंद, दाहिना नीले बायां नीले। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपको बताए थे कि दाहिना अलिंद में शरीर का सारा अशुद्ध खून आता है पहले इस चेम्बर में। तो देखिए इस चेम्बर में एक नली इधर बना है आने के लिए ब्लड, ये वाला नली से, और एक नली ऊपर से देखिए इसमें आ रहा है। तो देखिए इसमें आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो नली आ रहा है इसमें क्या है, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा आ रही है और इसमें निचली भाग से। अब ऊपर नीचे क्या है, तो देखिए दिल से जो नीचे का शरीर का पार्ट पुर्जा है, जैसे पैर हो गया और पेट हो गया, ये सब जो है यहाँ से अशुद्ध खून आता है तो शरीर की निचली भाग का महाशिरा कहा जाता है। लेकिन अगर दिल के ऊपर यानी मस्तिष्क से, हाथों से जब खून इकट्ठा होकर आता है जो अशुद्ध खून होता है तो शरीर के ऊपरी भाग का महाशिरा कहते हैं। यानी दोनों नलियाँ आता है एक के चेम्बर में, जिसको हम कहते हैं दाहिना अलिंद में। अब यहाँ शरीर के यानी निचली भाग से आ गया इस नली रास्ते और शरीर के ऊपरी भाग से आ गया इस नली रास्ते, और दोनों में आके इकट्ठा होता है यहाँ पे दोनों नली से दाहिना अलिंद में। अब दाहिना अलिंद के बाद ये देखिए एक वाल्व लगा है, ये वाल्व इस टाइप में है, यानी जब हार्ट पंप करेगा तो जैसे समझिए ये खून इसमें जा सकता है, लेकिन जब पंप करेगा तो तब तक ये बंद है। ये वाला जो वाल्व लगा है इसी तरह से बंद हो जाता है, यानी इस चेम्बर का खून इसमें नहीं जा सकता, इसमें से इसमें आ सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता है क्योंकि वाल्व लगे होते हैं। और इसमें आपको बता दिए हैं कि इस वाले में ट्राइकस्पिड, इस वाले में बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो हम जो 3 ठो गोला बनाया था ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड में 2 गो, वो आप असल में मत बना दीजिएगा, इस तरह का डिजाइन होता है, वो केवल याद रखने के लिए हम आपको बताए हैं। तो देखिए शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, शरीर के निचले भाग से महाशिरा, सारा अशुद्ध खून ला के दाहिना अलिंद में रख दिए। अब दाहिना अलिंद में जब खून रखा जाता है तो इस वाल्व से होते हुए आता है दायां नीले में। दाहिना नीले में आने के बाद यहाँ से दाहिना नीले से ये देखिए यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस रास्ते हुए देखिए दाहिना नीले में आ गया, तो इससे होते जाता है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। आप फुफ्फुस धमनी का यानी फेफड़ा में ले पहुँच जाता है। आप फेफड़ा में खून को शुद्ध करके और वापस जब क्या होता है, फुफ्फुस सिरा क्या करता है, शुद्ध खून को लाता है बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से आता है बायां नीले में, और बायां नीले जब पंप करता है तो ये देखिए महाधमनी के रास्ते, यानी ये कलर मैच कराइए, ये दोनों जो कलर है यही कलर है, तो ये कलर पहुंच जाता है कहाँ पे, पूरा शरीर में पहुंचा देता है। ये पूरा हार्ट का काम है। अच्छा, हार्ट में एक चीज़ और आपको उस चित्र में हम नहीं बताए हैं, इसमें समझ लीजिएगा कि क्या है। तो हार्ट में ये जो बीचों बीच में देख रहे हैं ना इस तरह से, ये वाला यानी ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा को हम कहते हैं सेप्टम, इस हिस्सा को कहते हैं सेप्टम या विभाजिका, विभाजिका। अब देखिए ये सेप्टम जो है बॉर्डर क्या करता है, अशुद्ध खून को शुद्ध खून में मिलने से रोकता है। अगर इसमें दिक्कत हो जाए ना तो दोनों खून में मिल जाएगा तो फिर हार्ट लगाने का फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए जो सेप्टम है विभाजन, यानी दोनों खून का विभाजन किया है, इसीलिए इसको हिंदी में विभाजिका कहते हैं, अंग्रेजी में सेप्टम कहते हैं। सेप्टम का काम क्या है कि शुद्ध और अशुद्ध खून को मिलने से रोक देता है। समझ गए। बाकी इसमें कोई और चीज़ तो है नहीं जो समझाने लायक है, आप पूरा समझ गए हैं। तो यही चित्र आप पेपर में बनाएंगे, पता चला फर्जी दिल बनाएंगे ना तो एग्जामिनर तुरंत नंबर काटेगा आपका। ये दिल का प्रैक्टिस अगर 2-4 बार कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको और डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं। क्या है देखिए, सबसे पहले बता दिए थे आपको कि अलिंद और नीले 2 चीज़ होता है। दिल में कितना चेम्बर, 4 ठो, तो अलिंद और नीले। तो अलिंद को देखिए एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं। इसमें लिखा है कि यह हृदय का ऊपरी भाग होता है, यानी दोनों ऊपर वाला क्या होता है, अलिंद होता है। इसके अलिंद में खून आता है। देखिए पहली बात तो यह और से अलिंद, अलिंद में खून आता है। और दायां अलिंद है तो गंदा खून आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, और बायां अलिंद है तो शुद्ध रक्त आएगा। समझ गए। तो अलिंद में खून आता है, नीले से खून निकल जाता है। अलिंद में खून आता है, नीले से खून निकल जाता है, आया निकल गया। समझ गए। तो इसमें लिखा है कि अलिंद जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, दायां अलिंद बायां अलिंद। दायां अलिंद का आपको मालूम है कि दायां अलिंद में जो रक्त आता है पूरे शरीर से वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी ब्लड प्लस CO2 आता है। किस देखिए ब्लड प्लस CO2 आता है और महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। समझ गए। ब्लड प्लस CO2 आएगा, महाशिरा के द्वारा लाया जाएगा। अब अगला इसमें थोड़ा देखिए, ये लिखा है बायां अलिंद। तो बायां अलिंद तो ये है, और बायां अलिंद में जो खून आता है वो किससे आता है, तो इसमें जो खून आता है फुफ्फुस सिरा से होकर आता है और शुद्ध खून रहता है, फेफड़ा भेजा होता है ना। तो देखिए बायां अलिंद में जो कोष्ठक होता है, अभी देखिए इसमें फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त यानी ब्लड प्लस O2 मिल के आता है और ये बायां अलिंद में आ जाता है। तो 2 गो तो ऊपर अलिंद खत्म हो गया, अब नीचे में बचा है नीले। तो चलिए नीले को देखते हैं। तो इसमें लिखा है यह हृदय का निचला भाग होता है, दोनों ओर क्या होता है, नीले, दाहिना और दाहिना नीले, बायां और बायां नीले। इसमें लिखा है यह रक्त को पंप करता है और जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। और यह भी 2 प्रकार का होता है, एगो राइट वाला एगो लेफ्ट वाला। तो इसको आप केवल देख लीजिए, समझा तो दिया गया आपको कि जो दाहिना नीले होता है यानी दाहिना साइड वाला, ये जब पंप करता है तो फेफड़े में भेजता है, फेफड़े में जब शुद्ध हो जाता खून तो
दूसरका वाला जो बायां नील है वो पूरे शरीर में भेज देता है। इन सबको हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हृदय के अंदर का रक्त मार्ग समझिए। लिखा है शरीर से जो खराब खून है यानी अशुद्ध खून है, ब्लड प्लस CO2, ये महाशिरा के माध्यम से दायां आयन में प्रवेश करता है। जो आपको बताए हैं वही चीज डिटेल में लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं, इसको वीडियो को रोक कर आप पढ़ भी सकते हैं पढ़ना चाहें तो। ठीक, इसमें देखिए एक चीज पढ़ने वाला है, बायां नीले सबसे चौड़ा चेंबर होता है। तो आपको हम पहले ही बताएं कि जो बायां नीले है, देखिए दो ठो अलिंद दो ठो नीले, तो बायां नीले सबसे मजबूत होता है और ये सबसे चौड़ा होता है। ठीक, यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में भेज देता है। चलिए अब नोट में यहाँ पे पढ़ेंगे, नोट में क्या लिखा है तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। नोट में लिखा है हृदय में रक्त का भरना फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। यानी समझिए, अब ध्यान से समझिएगा, हृदय का बनावट इस तरह से है, तो एक बार फूलेगा एक बार पचकेगा, फूलेगा पचकेगा। तो अगर कभी आप होली में पिचकारी चलाए होंगे तो पिचकारी का रूल क्या है कि पहले पिचकारी को बाल्टी में डालिए और जब इस तरह से खींचेंगे पूरा पिचकारी भर जाएगा, भर जाएगा और जैसे पिचकारी दबाएंगे तुरंत उसका रंग बाहर फेंक देगा पिचकारी। तो उसी तरह से हर्ट भी करता है, दिल का भी काम कुछ ऐसा ही है। जब ये इस तरह से फूलता है तो रक्त को खींच लेता है और जब पचकता है तो रक्त को फेंक देता है। तो खींचेगा किसमें, दोनों अलिंद में, अलिंद अलिंद खून आता है, नीले नीले निकल जाता है। जैसे ही पचकेगा दोनों नीले खून फेंक देगा। देखिए ये वाला नीले फेंकेगा पूरा शरीर में, यानी दायां बायां वाला जो फेंकेगा नीले वो पूरा शरीर में खून को फेंक देगा, और जबकि दायां वाला जो नीला है ये खून फेंकेगा फेफड़ा में, फेफड़ा में आएगा शुद्ध होने के लिए। तो इसमें लिखा है हृदय में रक्त का भर जाना, देखिए ये इस तरह से जब होगा तो रक्त भर गया, दबा फेंक दिया, भर गया फेंक दिया, भर दिया फेंक दिया, ऐसे भरता फेंकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, देखिए इसी को कहते हैं संकुचन शिथिलन। देखिए इसे ही दबा दिया तो संकुचन, और जैसे फिर अस्थिल हो गया यानी आराम से हो गया, फिर अनुशिथिलन, संकुचन अनुशिथिलन, संकुचन अनुशिथिलन, इस तरह से होता है शरीर में। इसी को हम क्या कहते हैं, देखिए हृदय में संकुचन तथा शिथिलन जो होता है इसी को हृदय की एक धड़कन कहते हैं। समझ गए, हृदय का चक्र क्या है तो कह सकते हैं ब्लड का आना और आके निकल जाना, ये हृदय चक्र कहलाता है। जबकि धड़कन किसको कहते हैं, देखिए एक बार संकुचन यानी खून को फेंक देना और फिर अनुशीतलन यानी पूरा खून भर लेना। देखिए खून फेंक दिया भर लिया, फेंक दिया भर लिया, फेंक दिया भर लिया, इस तरह से भर लेता है। तो जब भरता है तो अनुशीतलन, अब फेंक देता है तो संकुचन, अनुशीतलन संकुचन, अनुशीतलन संकुचन, इस तरह से हृदय धक 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 चलता रहता है। ठीक, अब आगे इसमें लिखा है देखिए कि दाहिना अलिंद तथा दाहिना नीले के मध्य में, ठीक ना, यानी इधर इधर ध्यान दीजिए, दाहिना इधर होगा बाएं इधर, दाहिना अलिंद में और दाहिना नीले के मध्य में त्रिकवलनी कपाट यानी त्रिवलनी ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। यानी तीन को गोला बनाया था ना, उसको याद रखिएगा, त्रिकवलनी कपाट। और बायां अलिंद बायां नीले के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। अब सुनिए, नसें जब जाम हो जाती हैं जिस कारण हार्ट अटैक आता है, ये बताइए कि आपकी जो ब्लड वेसल्स यानी जो रक्त नलिकाएं हैं, अब रक्त नलिकाओं में रक्त बराबर प्रवाह करता रहता है। अगर किसी कारणवश आपकी नसों में ब्लॉकेज यानी रुकावट आ जाता है और नसें जाम होने लगती हैं तो बताइए, तो अब आप बताइए, अगर आपके घर पानी का मोटर है और जिस रास्ते वो पानी फेंक रहा है पाइप को, उस पाइप को इससे खूब तेज दबा दीजिए, उस पर चढ़ जाइए, आप मोटर का स्विच चालू कर दीजिए। अब क्या करेगा, वो पनिया खींचेगा लेकिन फेंक नहीं पाएगा। तो उसका दो रिजल्ट आएगा, या तो आप जो पाइप पर चढ़े हैं वो पाइप उस मोटर से निकल जाए या फट के खराब हो जाए, या दूसरा क्या कारण हो सकता है कि वो मोटर ही जल के खराब हो जाएगा। तुरंत मोटर क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से जब हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज यानी जाम हो जाती है नसें, और हार्ट अपना क्या करता है यानी सोखना फेंकना यानी खून अपना फेंकता रहता है, और जैसे वो फेंका पता चला आगे ब्लॉकेज है तब वो फेंक रहा है और नहीं जाएगा ना, तो हार्ट क्या होता है, हार्ट पे अटैक आता है और हार्ट यानी आपका पूरा सिस्टम खत्म, यानी आप मर के खत्म हो जाते हैं। तो जब हार्ट अटैक कब आता है, जब आपकी नसें जाम हो जाती हैं तब क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। आगे लिखा है कि हृदय की धड़कनों, हृदय के यानी जो आपका हार्ट है यानी दिल है, हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सुनिए, डॉक्टर कनवा में लीड की तरह रहता है, आला लगाया रहता है, उसी को हिंदी में आला कहते हैं, अंग्रेजी में स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो आला लगा के गोल कैसे होता है, उसी को आपके सीना पर या इधर रख के सुनता है खूब बढ़िया से, कहता है लंबा सांस लीजिए, आप लंबा सांस लेंगे वो वैसे टच करके सुनेगा कि आपका दिल का जो धड़कन है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, वो सुनता है कि दिल का देखिए जो धड़कन है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार होना चाहिए। अगर उससे बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है तो दिक्कत होता है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप जिसको हम हिंदी में आला कहते हैं, डॉक्टर अपने कान में लगा के अब मरीज को धीरे धीरे छुआ के टच करके सुनता रहता है कि उसका दिल कैसे धड़क रहा है। ठीक, देखिए लिखा है आला के माध्यम से डॉक्टर लव डब की आवाज़ सुनता है। अच्छा, एक बात हमको नहीं समझ में आता है, देखिए जो लव डब लिखा है, हमको ये मालूम है कि जो दिल का धड़कन है धक धक, हो सकता है वो गाना नहीं सुने, धक धक करने लगा, तो हमको लग रहा उसके वजह से हम लोग को दिल का धड़कन धक धक सुनाई देता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये माना है कि जो दिल का आवाज़ है लव डब, देखिए लव डब, देखिए
देखिए तो कैसा लग रहा है, लव डब लव डब लव डब, मजा नहीं आया, धक 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 मजा आ रहा है, तो हटाइए, बाहर में गया। आपको पेपर में लिखेगा लव डब, लेकिन जिंदगी में देखिए धक 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 में मजा है। देखिए तो लिखा है, आला के माध्यम से डॉक्टर क्या करता है, जो लव डब की आवाज है, जो दिल की आवाज को क्या कहते हैं, लव डब, ये आवाज सुनता है डॉक्टर। अब लिखा है, 1 मिनट में जो सामान्य हृदय है वो 72 बार धड़कता है, जबकि यही अगर बच्चा छोटा होता है तो 150 बार धक धक धक, देखते हैं छोटा बच्चा सबके तेज धड़कता है, उन लोग का धड़कन तेज होता है 150 बार। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 मिलीलीटर ब्लड ही अंदर जाता है, यानी जब हृदय धक धक, अरे गड़बड़ा गया, एनसीईआरटी के हिसाब से धड़काएंगे, लब डब लब डब, तो जब लब डब करता है तो एक बार के लब डब में 70 ml ब्लड क्या होता है, पंप होता है, अंदर जाता है। तो लिखा है, अतः पूरा 5.5 लीटर ब्लड को पंप करने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ता है, यानी 1 मिनट के अंदर आपके जो ब्लड पूरा ब्लड होता है हृदय पंप कर देता है। किस तरह से, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब करते करते डबडबा देता है। तो चलिए ये निपट गया। अब इधर देखिए लिखा है, हमारी नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। नाड़ी इसको कहते हैं, देखते हैं ना डॉक्टर साहब, यहाँ से भी हाथ लगा के टच करके पता करते हैं, तो इसको नाड़ी कहते हैं। तो नाड़ियों की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे है यहाँ पे, चलिए अब हेडिंग आ गया, रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स। तो रक्त नलिकाओं में हम पहले आपको बता दिए हैं कि शरीर में 2 ही तरह की रक्त नलिकाएं हैं, एगो धमनी, एगो शिरा। धमनी को कहते हैं, देखिए धमनी को कहते हैं आर्टरी और शिरा को कहते हैं वेन। तो हमारे शरीर में कितनी तरह की नसें, 2। तो जितना धमनी है वो सब का काम क्या है, शुद्ध रक्त पहुंचाना, लेकिन थेथरी को छोड़ के जिसका नाम क्या है, फुफ्फुस शिरा या फुफ्फुस धमनी, और दूसरा का जो शिरा है उस सभी शिराओं का काम है अशुद्ध रक्त को पहुंचाना, यानी खराब खून को पहुंचाना, लेकिन एहू में थेथरी है जिसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिरा। यानी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा दोनों अपने परिवार का नाक कटा रही हैं कुल। बताइए, धमनी का काम क्या है कि शुद्ध रक्त को ले जाना, और शरीर की सारी धमनियां शुद्ध रक्त को ही ले जाती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी गड़बड़ कर देती है, वो क्या ले जाती है, अशुद्ध रक्त को ले जाने लगती है। और उसी तरह से सभी शिराएं, जितना शरीर में शिरा हैं वो सभी नस क्या करती हैं, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, लेकिन उसकी ये ठो है जिसको हम थेथर कहते हैं, फुफ्फुस शिरा, वो शुद्ध रक्त को ले जाना चालू कर देती है। तो इसमें यही लिखा है, देखिए रक्त नलिकाएं, तो लिखा है रक्त को ले जाने तथा ले आने। अरे भाई, पूरा शरीर में ले जा कौन रहा है, धमनी, और धमनी में कितने देखिए, दिल का जो देखिए 4 चैम्बर, दाहिना अलिंद बायां अलिंद, दाहिना नीले बायां नीले, 4 चैम्बर था। तो जो बायां नीले है जब वो पंप करता है तो शरीर पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाता है, और जो दाहिना अलिंद है इसमें पूरा शरीर से ब्लड आ जाता है। तो इसमें आ रहा है इन दोनों से, इससे यानी लास्ट वाला नीले से जा रहा है। तो जो जाता है वो किससे जाता है, महाधमनी। तो देखिए जाता कैसे, पहले महाधमनी, तब धमनी, तब छोटी धमनी, इस तरह से होता है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। उसी तरह से महाशिरा, शिरा, छोटी शिरा, इस तरह से जाता है। तो इसमें लिखा है रक्त को ले जाने, देखिए पहले तो ले आने हैं, और ले कौन आता है, महाशिरा, ले कौन जाता है, महाधमनी। तो लिखा है इसमें रक्त को ले आने तथा ले जाने वाली नसों को रक्त नलिका या रक्त वाहिनी कहते हैं, ठीक ना। यह काम धमनी, शिरा तथा केशिका का होता है। अब ये नया शब्द आपके लिए केशिका। केशिका क्या है, तो देखिए आपको इससे पहले भी बताया गया है कि जब आँख को इस तरह से रख के आईना लेके जब देखेंगे तो जो बहुत पतली पतली छोटी नसें हैं इन्हीं को हम केशिका कहते हैं। केशिकाएं आपस में इस तरह से होती हैं, और केशिकाओं का काम क्या होता है, देखिए पहले क्या होगा, महाधमनी, तब धमनी, छोटी धमनी, तब केशिका, ठीक ना। केशिका का नंबर लास्ट में आता है। ये बहुत पतली पतली बहुत छोटी नसें होती हैं जिसमें धमनी और शिरा दोनों इस तरह से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। अब आगे देखिए इसमें लिखा है धमनी क्या है, तो धमनी को आर्टरी कहते हैं। वे रक्त नलिका जो रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं धमनी कहलाती हैं। और इसमें देखिए वे रक्त नलिकाएं जो रक्त को शरीर के सभी भागों से लेकर हृदय तक आती है उससे वेन या शिरा कहते हैं। केशिका में देखिए इसमें क्या लिखा है, केशिका को अंग्रेजी में कहते हैं कैपिलरी। केशिका क्या कहते हैं, कैपिलरी। तो लिखा है वे रक्त नलिकाएं जो धमनियों और शिराओं को आपस में इस तरह से जोड़ती हैं, यानी जोड़ती हुई दिखाई देती हैं। यह एक पतली नस होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। इसमें ऑक्सीजनीकृत यानी ऑक्सीजन मिला हुआ और बिना ऑक्सीजन मिला हुआ दोनों तरह के रक्त इसमें होते हैं। अब लिखा है केशिका के बाद रक्त में जो रक्त होता है वो कोशिका में प्रवेश करता है, ठीक ना। लिखा है केशिका आँखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। आप घर पर भी केशिका देख सकते हैं, आईना लीजिए और आँख में यहाँ पे देखिए सभी नसें दिखाई देंगी। अब चलिए ये बहुत बढ़िया डायग्राम दिया है, अब इससे हम पूरा समझेंगे कि क्या है। इसमें लिखा है देखिए माइंड मैप, यानी इसको याद रखने का तरीका। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन आ रहा है, आ क्या रहा है, O2, निकल क्या रहा है, CO2, यानी फेफड़ा में बाहर से ऑक्सीजन आता है और फेफड़ा क्या करता है, CO2 को निकाल देता है। तो फेफड़ा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो होता क्या है, फेफड़ा से
फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा का काम देखिए, जितना शिरा है गंदा खून ले जाती हैं, फुफ्फुसवा वाली क्या करती है, अच्छा खून ले जाती है। तो फुफ्फुस शिरा अच्छा खून कहाँ ले जाती है, हार्ट में। हार्ट में ले जाने के बाद हार्ट क्या करता है, उसी ब्लड को जब पंप करता है तो खून पहुंचता है महाधमनी में। ये लिखा है, देखिए जो लिखा है आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम नाम बोल देंगे, समझ लीजिएगा। तो हार्ट जब खून को, शुद्ध खून को पंप करता है महाधमनी में, महाधमनी से जाता है धमनी में, धमनी से जाता है छोटी धमनी में, छोटी धमनी से आता है केशिका, कैपिलरी में आता है, और केशिका से जाता है सेल, सेल मतलब कोशिका में, कोशिका में जाता है। कोशिका में ब्लड का यूज किया जाता है, ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लड का जब इस्तेमाल होता है तो O2 खत्म हो जाता है, और रिएक्शन के बाद CO2 बन जाता है। CO2 को फिर कोशिका देता है केशिका को, केशिका देता है छोटी शिरा को, ये छोटी शिरा है, छोटी शिरा देती है शिरा को, शिरा देती है महाशिरा को, महाशिरा देती है दिल को, और दिल देता है फुफ्फुस धमनी को, फुफ्फुस धमनी देती है फेफड़ा को, फेफड़ा से CO2 बाहर गया, ऑक्सीजन तो अंदर आया है, ऑक्सीजन को लेकर फिर फुफ्फुस, शिरा, दिल, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर कोशिका। कोशिका क्या करती है, फिर ब्लड का इस्तेमाल करती है, उपयोग करती है, ब्लड फिर गंदा हुआ, फिर वापस देती है ब्लड को कि ले जाओ छनवा के ले आओ। तो कोशिका देती है केशिका को, केशिका कहती है छोटी शिरा ले जाओ छनवा दो। तो सब छोट देखिए, छनवाने का मतलब CO2 को बाहर निकलवाओ, ऑक्सीजन मिलवा दो। तो छोटी शिरा देती है शिरा को, शिरा देगी महाशिरा, महाशिरा दिल को, दिल देगा फुफ्फुस धमनी को, फुफ्फुस धमनी लंग्स को, लंग्स का। ताकि इतना झाम ताम तुम लगा के रखे हो तुम लोग, तो क्या करता बेचारा, कहता चलो ठीक है छान देते हैं। तो ब्लड में CO2 को भगा, ब्लड में CO2 को भगा देता है, ऑक्सीजन को फिर मिला देता है, कहता लो बार बार रोज यही काम है, साफ हो गया ले जाओ। तो फिर ले जाती कहाँ पे, फिर जो ब्लड होता है जाता है फुफ्फुस शिरा से दिल में, दिल से जाता है महाधमनी, महाधमनी से होते हुए धमनी में, धमनी के बाद छोटी धमनी, केशिका, कोशिका, फिर वही नौटंकी। तो इस तरह से हम लोग के शरीर में बार बार ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बार बार ब्लड अशुद्ध होता है, बार बार छाना जाता है और फिर से साफ होता है। अब इसी दौरान एक घटना और समझिए जिसको आपको हम बताए नहीं छोड़ दिए हैं। देखिए फेफड़ा का काम क्या है, केवल CO2 को तथा वाष्पशील गैसों को बाहर निकालना है। लेकिन ब्लड के अंदर कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ठीक ना, या दवा वगैरह जो आप खाते हैं तो उसकी मात्रा जब अधिक होती है उसको भी ब्लड से छान के बाहर निकाला जाता है। और ये काम करता है किडनी, किडनी कब करता है, तो देखिए हृदय का 4 चैम्बर, दाहिना अलिंद बायां अनिल अलिंद, दाहिना नीले बायां नीले। तो बायां नीले जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड शरीर में जाने के साथ साथ ब्लड पहुंच जाता है किडनी में भी। और किडनी क्या करता है, ब्लड के अंदर के लिक्विड खराब पदार्थों को छान कर मूत्राशय में मूत्रवाहिनी द्वारा बाहर निकाल देता है। यानी किडनी का काम क्या है, वह सफाई कर्मी है। फेफड़ा यह सफाई कर्मी है। फेफड़ा केवल गैसों का सफाई करता है, और किडनी किसका सफाई करता है, लिक्विड तरल पदार्थों का सफाई करता है। समझ गए। तो किडनी हमारे ब्लड के अंदर यानी जो लिक्विड टाइप में जब जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अमोनिया, यूरिया, इस सब पदार्थों को किडनी बाहर निकाल देता है, साफ कर देता है। और फेफड़ा क्या करता है, खून को शुद्ध कर देता है। समझ गए। तो किडनी के बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं हो रहा है, आगे वहाँ किडनी पढ़ना है तो वहाँ देखा जाएगा ना, का जरूरी है बस परेशान होना। चलिए अब इस माइंड मैप को आप याद कर लीजिएगा, एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे O2 और ये CO2 लिखा है, और ये लंग्स यानी फेफड़ा है। फेफड़ा क्या करता है, खून के अंदर से खराब पदार्थ को यानी CO2 को निकाल देता है, ऑक्सीजन मिला देता है, इतना काम फेफड़ा का है। उसके बाद वो ब्लड जाता है फुफ्फुस शिरा के रास्ते, कहाँ पे जाता है, हार्ट में यानी दिल में जाता है। दिल से पंप होता है तो महाधमनी में पहुंचता है, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद आता है केशिका, केशिका चला जाता है कोशिका में। कोशिका में जब ब्लड का इस्तेमाल यूज कर लिया जाता है तो कोशिका जो ब्लड में यानी ऑक्सीजन अब खत्म हो गया, CO2 बन गया, उस खून को देता है किसको, फिर केशिका को देता है। यानी कोशिका सेल दिया कैपिलरी को, कैपिलरी देता है छोटी शिरा को, छोटी शिरा देता है शिरा को, शिरा देती है महाशिरा को, महाशिरा देती है दिल को, दिल देता है फुफ्फुस धमनी को, फुफ्फुस धमनी देता है लंग्स को। इस तरह से ये पूरा चेन चलता रहता है, बार बार रिपीट होता है। तो देखिए इसमें लिखा है, सबसे पहले इधर लिखा है देखिए धमनी यानी आर्टरी, इधर लिखा है शिरा, और इधर लिखा है नंबर वाइज की, यानी पहला नंबर क्या है। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहला जो अंतर इसमें है, आई पेपर में लगभग आने का संभावना ज़्यादा होता है। तो देखिए धमनी और शिरा में अंतर क्या है, तो सबसे पहला अंतर है यह हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती है। धमनी क्या करती है, तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि धमनी का काम है शुद्ध रक्त को पहुंचाना। धमनी हृदय से यानी हार्ट से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के सभी अंग तक यानी उंगली, आंख, नाक सभी तक पहुंचा देती है। और शिरा का काम सीधे उल्टा, सभी जगह से बटोर उटोर के यानी इकट्ठा करके लाके फिर हृदय को दे देती है। समझ गए। तो हृदय यानी यानी जो शिरा का काम है वो रक्त को लेकर सभी अंगों से आती है, हृदय को दे देती है। दूसरा अंतर क्या है, इसमें रक्त का प्रवाह यानी धमनी में क्या होता है, रक्त का प्रवाह उच्च प्रेशर पे यानी बहुत हाई प्रेशर पे होता है। समझ गए। यानी जो धमनी का जो स्पीड होता है 120 के रफ्तार से इसमें जो खून का प्रेशर इसमें चलता है। तो इसमें देखिए लिखा है कि धमनी में रक्त का प्रेशर यानी
जो ब्लड का प्रेशर है बहुत तेज होता है, और जबकि शिरा में जो दबाव है वो कम होता है। धमनी की जो दीवार होती है, देखिए लिखा है, इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, मतलब आसानी से मुड़ने वाली, इसकी दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं। तो इस लचीलेपन का उदाहरण समझिएगा। देखिए, हम अपने घर में जो मोटर में पाइप लगा देते हैं साइकिल धोने के लिए, बाइक धोने के लिए, वो उतना मोटा नहीं होता, क्योंकि मोटर का जो प्रेशर है बहुत तेज नहीं है। लेकिन कभी जहाँ गाड़ी धुलाई होता है, वॉशिंग सेंटर पे पहुँच के देखिए, उन सब का जो पाइप होता है ना, वो बहुत मोटा होता है, बल्कि जो पानी आने का जो रास्ता है बहुत पतला होता है। इसीलिए उन लोग का जो प्रेशर होता है, बढ़िया से बढ़िया गंदगी छुड़ा देंगे सब, बाइक में या ट्रैक्टर में, कार में, कोई में भी, ठीक। लेकिन जो हम लोग का घर का मोटर है, उस पानी से कितना मारिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, समझ गए। तो उसी तरह से जिस हम लोग के धमनी में क्या है कि ब्लड बहुत तेज़ी से, यानी बहुत प्रेशर से चलता है, इसीलिए धमनी की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। जैसे समझिएगा, अगर ये धमनी है तो ये देखिए, ये दीवारें बहुत मोटी होंगी, देखिए, यानी ये इतना मोटा दीवार है, ये पतला सा रास्ता जाने के लिए, और इसमें क्या होता है, इस तरह से होता है, यानी इतना मोटा रास्ता है, दीवार तो देखिए बहुत पतला है। तो होता क्या है कि धमनी की दीवारें मोटी होती हैं और रास्ता पतला होता है कि प्रेशर से खून वहाँ चले, और इसमें क्या होता है, रास्ता मोटा होता है और दीवार पतली होती है, क्योंकि स्पीड वो कम है इनका। अब ये लिखा है, इनकी अंदरूनी सतह संकरी होती है, वही बताइए इसमें देखिए, यानी अंदरूनी जो सतह है वो बहुत पतली है जिसमें से जाता है, लेकिन इनकी सतह जो होती है अंदरूनी वाली, अंदर वाली, वो मोटी होती है। यहाँ पे लिखा है, यह आमतौर पर ऑक्सीजन से भरा हुआ, यानी जो धमनी होती हैं, सभी धमनियों का काम बस यही है, यानी मान लीजिए, एगो मान के चलिए कि 100 गो धमनी नस आपके शरीर में है, तो 99 गो का काम क्या है, शुद्ध रक्त को ले जाना, बस थेथरी को छोड़ के, ये ठो है उसका, वो क्या करती है, अशुद्ध खून लेके ढोने लगती है, ठीक। तो इसमें यही लिखा है कि केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़ के, पल्मोनरी का मतलब जो फेफड़ा में ले जा रही है, उसको अंग्रेजी में आप पल्मोनरी कहते हैं, हिंदी में फुफ्फुस धमनी कहते हैं, वो केवल गंदा खून ले जाती है। और उसी का उल्टा इसमें लिखा है कि जितना शिरा है वो सब क्या करते हैं, सब ऑक्सीजन रहित, मतलब अशुद्ध खून ले जाती हैं, लेकिन सिवाय पल्मोनरी शिरा, यानी फुफ्फुस शिरा को छोड़ के ये शुद्ध खून ले जाना चालू कर देती है। तो दो ठो थेथर ये सब है, पल्मोनरी वाली शिरा और पल्मोनरी वाली धमनी, ये दोनों कुल थेथर हैं, इनको छोड़ दीजिए। अब इसमें लिखा है कि धमनी वाली जो नस होती है ना, ये जहाँ तक गई इसमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। वाल्व का मतलब इतना प्रेशर से पहुंचता है कि चारों ओर ब्लड पहुंच जाता है, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है। अब बढ़िया वाल्व नहीं होता है, वाल्व टूट तार के निकल जाएगा, इतना प्रेशर इस खून में रहता है धमनी वाले में। लेकिन शिरा में क्या होता है, जगह जगह पर वाल्व पाया जाता है ताकि रक्त वापस ना आ जाए। मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि ये शिरा का नस है, अब इसमें ब्लड चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाल्व लगा रहेगा कि यहाँ तक पहुँच गया ना, अब इससे नीचे न आए, फिर यहाँ तक फिर वाल्व लगा होता है। तो शिरा वाली नस में जगह जगह वाल्व लगा होता है ताकि खून आगे बढ़े तो वहीं पर रुकल रह जाए, और आगे बढ़े तो वहीं रुक जाए, यानी वह पूरा इतना नीचे न गिर आए, इसीलिए वाल्व लगा होता है। जबकि धमनी में कहीं वाल्व नहीं होता है, ठीक। अब आगे इसमें देखिए लिखा है कि इसमें आगे देखिए लिखा है कि ये त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती हैं। धमनी क्या होती है, शरीर में गहराई में स्थित होती है, जबकि शिरा आपको त्वचा के मतलब त्वचा में दिखाई दे देती है, ये कम गहराई में पाई जाती है। जैसे बात समझिए, आप भगवान कहाँ है उसको गहराई में बनाए हैं, तो देखिए बढ़ते समय के ज़माने के हिसाब से लोग क्या करते हैं, देखते हैं बात बात पे नस काट लेंगे, हाथ काट लेंगे। तो भगवान सोचें कि बताइए, अगर कोई नस इस तरह से काट रहा है, अब पता चला कि कट गया धमनी, शिरा कट गया, तो मान लीजिए स्पीड जो खून शरीर से बहेगा वो थोड़ा कम स्पीड से बहेगा, लेकिन काट दिए अगर धमनी, तो एकदम फुहारा की तरह से पूरा खून निकल जाएगा। अब पता चला अस्पताल जाने से पहले, अब जाते जाते इंसान रास्ते में मर जाएगा। तो भगवान क्या किए कि जो धमनी वाला नस है जिसमें स्पीड तेज है, उसको शरीर के भागों के बहुत अंदर बनाए हैं कि आसानी से चोट जो लगे वो धमनी पर न लग जाए, क्योंकि धमनी का जो ब्लड प्रेशर होता है बहुत तेज होता है और खून तेजी से शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए देखते हैं, जब भी अगर कोई काट रहा है, आपको कहता है ना कि नस काट लेंगे, कहिएगा ऐसे मत काटो, पूरा एकदम अंदर तक खखोर के काटो कि धमनी कटे। सिरा भर कटेगा तो कहाँ मर जाएगा, तनिक खून निकलेगा तब अस्पताल पहुँच, पूरा अंदर तक काटो, अब देखो खेल समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो जो धमनी नस होता है वो त्वचा के यानी शरीर में बहुत गहराई में पाया जाता है, जबकि सिरा ऊपर ही पाया जाता है, बहुत अंदर नहीं होता है। अब इसमें देखिए लिखा है, चोट लगने पर खून स्पंदित तेजी से निकलता है, यानी जब चोट लगेगा आपके धमनी में तो बहुत तेजी से खून निकलता है, जबकि सिरा में धीरे धीरे निकलता है, बहुत तेजी से नहीं। अब देखिए लिखा है, हृदय की धड़कन के साथ साथ इनका कंपन महसूस किया जाता है, पल्स जिसको कहते हैं, नहीं कहते हैं पल्स रेट। तो जो धमनी होता है उसका आप हृदय का भी धड़कन और इसका भी कंपन महसूस कर सकते हैं, जबकि सिरा में ऐसा कोई नहीं होता है दिक्कत। अब देखिए लिखा उदाहरण में कि धमनी, जो उदाहरण इसका क्या है, धमनी का महाधमनी है, पल्मोनरी धमनी है और धमनी है, और इसका क्या है, वेना कावा, यानी महाशिरा है और शिरा है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, डॉक्टर आप कई बार देखेंगे कि डॉक्टर जो सुई लगाता है, तो सुई दो टाइप का है, एगो देखिए नस में लगता है, एगो लगता है मांस में,
यानी या तो मांस में लगाया जाता है, एगो नस में। तो जब नस में डॉक्टर सुई लगाता है तो कभी ऐसा नहीं है कि वो आपके महाधमनी में यानी धमनी में नहीं लगाता है। वो जब भी डॉक्टर आपके यानी नस में सुई लगाएगा तो सिरा में लगाएगा, क्योंकि धमनी में अगर कोच दिया ना सुई, और जैसे निकालेगा वो पिचकारी चालू हो जाएगा, वो खून रुकबा नहीं करेगा। और सिरा का स्पीड स्लो है, आराम से सुई कोच के निकालेगा। और डॉक्टरों में कई डिजाइन के हैं, एक आध को तो ऐसा साढ़े ऐसा सब सुई लगाते हैं ना कि छोटा है ना सुइया, ऐसा लगता है जैसे लगता है भैंसियावा सुई लगा दिए सब। और जो प्रोफेशनल होते हैं एकदम बढ़िया से अपने फील्ड में मास्टर, वो सब कब लगा के निकालेंगे तब पता नहीं चलता है। एक से एक डॉक्टर हैं सब, है जो नौका नौका सब सीखे हैं ना सब, है साढ़े ऐसा ला के ऐसा कोच लगता है कि आदमी के भैंस समझना सब। तो डॉक्टर जब भी सुई लगाएगा सिरा में लगाएगा, न कि धमनी में लगा देगा, फिर आपका खेल खत्म कर देगा। अब देखिए वहन माध्यम को समझिए, वहन माध्यम क्या है। तो देखिए वहन माध्यम में आता है रक्त कोशिकाएं, ब्लड के सेल्स। अब ब्लड में आप कहेंगे ब्लड में कौन सा सेल है, तो देखिए खून दिखाई दे रहा जो रेड, वो केवल पानी नहीं है, केवल लिक्विड नहीं है। उस खून के अंदर कुछ रक्त के कण पाए जाते हैं जिसको रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स कहते हैं। लिखा है इसमें देखिए, रक्त एक शारीरिक तरल द्रव है, यानी आपके शरीर में एक तरल लिक्विड है जो रक्त है। अब लिखा है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है, ठीक। और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य है, एक संयोजी ऊतक है, और यह प्लाज्मा और रक्त कण से मिलकर बना होता है। और जो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो पीएच मान का याद रखेंगे, पीएच जो वैल्यू होता है उस 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से 14 तक। तो अब बीचों बीच में क्या है 7, जो पीएच पैमाना होता है, पीएच स्केल होता है, वो 0 से लेकर 14 तक होता है, अब बीचों बीच में 7 होता है, ठीक ना। 7 से जितना 0 की तरफ बढ़ेंगे वो सब होता जाएगा अम्लीय, यानी खट्टा टाइप में होता जाएगा। और जो 7 से 14 की तरफ बढ़ना चालू करेंगे तो होता जाएगा क्षारी। तो बताइए, तो इसमें लिखा है 7.4, तो 7 और 14 के इधर न मिलेगा 7.4, तो ब्लड जो होता है वो होता है क्षारी। ब्लड कैसा होता है, क्षारी। तो देखिए ब्लड के अंदर जैसे जो ब्लड हमको दिखाई देता है वो केवल लिक्विड नहीं है, ब्लड के अंदर कई छोटे छोटे कण घूमते रहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं, और उसी में प्लाज्मा वगैरह भी होता है। तो ब्लड कई चीज़ों से मिलकर बना है, उनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना याद रखिए कि ब्लड क्या है। सबसे पहले समझेंगे संयोजी ऊतक, यानी पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखा है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये लाल रंग का होता है, कुछ चिपचिपा होता है, और जो पीएच वैल्यू इसका होता है 7.4 होता है। चलिए रक्त के कार्य समझते हैं कि रक्त के क्या कार्य हैं। तो देखिए लिखा है रक्त पचे हुए भोजन का जो भोज्य पदार्थ है उसका परिवहन करता है। आप खुद सोचिए ना कि कई बार नहीं देखते हैं कि अगर पैर में कोई दिक्कत है, यानी चोट लगा है, हम कोई मलहम लेके उस पैर पे जहाँ चोट लगा उस पर लगाएंगे, आज चोट ठीक हो जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पे दवाई लगाए हैं। लेकिन कई बार आपका चोट कहीं और लगा है शरीर में, आज जो टैबलेट खा रहे हैं मुंह में खा रहे हैं, तो चोट कैसे सही हो रहा है। तो जब टैबलेट उठा के मुंह में खाते हैं, टैबलेटवा पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद टैबलेटवा जब पच जाता है तो छोटी आंत द्वारा सोख लिया जाता है, सोख के खून में मिला दिया जाता है। अब खूनवा तो आपको जहाँ जहाँ चोटवा लगा सब जगह पे खून पहुँचा है, तो खून में वो दवाई मिक्स होकर जाके वहाँ पे असर अपना दिखाना चालू करता है, और जो चोट है वो सही हो जाती है। तो लिखा है रक्त पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है उसका परिवहन उसको पहुँचाता है शरीर के सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक। दूसरा का कार्य क्या है, रक्त हार्मोन को, यानी ब्लड ही क्या करता है, हार्मोन को भी इधर उधर पहुंचाता है, CO2 को भी शरीर के कोशिकाओं से निकाल के बाहर फेंकवा के लाता है, ऑक्सीजन को बाहर से बटरवा के फिर लाता है। बाहर से बटरवाने का मतलब लाने का मतलब क्या हो गया कि फेफड़े तक का इसका कैपेसिटी है, बाहर तो मान लीजिए नाक से ही आप सांस लेंगे। तो सुनिए, तो ब्लड का ये सारा काम है कि चीज़ों को इधर उधर पहुँचाना। जैसे आप रोड का काम बताइए, रोड से ही चीज़ें, दूसरे देश की चीज़ें अपने देश में आती हैं बिकने के लिए, हम लोग खरीदते हैं, अपने से हम फिर भेजते हैं बेचने के लिए। जैसे मान लीजिए कश्मीर से उत्तर प्रदेश में सेब आया बिकने के लिए, तो उसी रोड से आया, और हम लोग किधर धान गेहूँ जो चावल सब्जी है हम लोग इधर से उसी ट्रकों में ला दिए, ले जाओ उनके दे आओ, तो वहाँ पे जाके बेचाएगा। तो इस तरह से इसी को परिवहन करते हैं ना, यहाँ का सामान वहाँ पहुँच जाए, वहाँ का सामान यहाँ पहुँचाए। तो देखिए, तो रक्त का काम यही है कि रक्त हार्मोन को भी पहुँचाता है शरीर के सभी अंगों तक, और CO2 को भी सभी अंगों से निकाल के ला के बाहर फेंकवाता है, और O2 को लेके यानी खून में रक्त अपने अंदर मिक्स करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। लिखा आगे, रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है, यानी जितना खराब पदार्थ आपके शरीर में बन रहा है, जैसे CO2 का निष्कासन, CO2 को बाहर कहाँ से निकलवाता है, पूरा शरीर का खून इकट्ठा होकर लेके आता है हृदय के पास, हृदय के यानी दहिना अलिंद में, फिर भेजता दहिना नीले में, दहिना नीले भेजता फेफड़ा में, फेफड़ा क्या करेगा, CO2 था ना, भाग गया CO2, और बाद आ गया O2, अब ऑक्सीजन को रक्त में मिला देगा। तो इस तरह से CO2 और O2 का परिवहन तो होता रहता है। और जितना खराब पदार्थ, यानी जो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सांस द्वारा बाहर नहीं निकल सकता है, उसको किडनी के पास ले जाता है रक्त, और वहाँ से छनवा के बाहर निकाल देता है। ठीक, आगे लिखा है रक्त तापमान को नियंत्रित करता है,
यानी आपके शरीर का जो टेम्परेचर है, हम लोग के यानी मानव के शरीर का जो टेम्परेचर है, वो सामान्य टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग के शरीर का है। और इसको बैलेंस करके नियंत्रित करके रखता है रक्त ही, ब्लड रखता है। लिखा है मलेरिया बुखार जब होता है तो स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। यानी मलेरिया जब बीमारी आपको होगा तो आपके स्प्लीन पर असर करेगा, और स्प्लीन पर असर होने के कारण आपके शरीर का टेम्परेचर गड़बड़ होने लगता है और आपका शरीर ठंडा हो जाता है। मलेरिया बीमारी आपको मालूम है मच्छर के काटने से होगा। चलिए अब पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड को हम कहते हैं हिंदी में रक्त। अब चाहे ब्लड को रक्त कहिए, चाहे ब्लड कहिए, चाहे खून कहिए, आज चाहे लहू कहिए, बतिया के है, परिवाची भी यहीं पढ़ लीजिए। रक्त, ब्लड, खून, लहू। ललका पानी, गांव में लोग कहते हैं मार के ललका पानी निकाल देंगे, तो बतिया वही है। ललका पानी का मतलब क्या हो गया? ब्लड हो गया। अब ब्लड को देखिए पढ़ते हैं हम लोग। ब्लड को डिटेल में जानते हैं कि ब्लड क्या है। BLOOD, ब्लड का मतलब क्या हो गया? रक्त। अब देखिए जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इसमें पूरे ब्लड में हम लोग को तो जैसे चोट लगा, अब खून निकलना चालू हो गया, हम लोग को लगता है बस लाल कलर का पानी है, लेकिन वो पानी में क्या कहानी है, आइए इधर आपको यही बतानी है। देखिए ब्लड में क्या है, तो ब्लड में 45% रक्त के कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं रक्त में। और बल्कि 55% यानी 55% क्या है? प्लाज्मा, यानी लिक्विड। यानी पूरे ब्लड के अंदर 45% रक्त के कण पाए जाते हैं, जबकि 55% पानी यानी लिक्विड यानी प्लाज्मा पाया जाता है। अब इसको और समझेंगे कि रक्त के कण में कौन कौन से कण होते हैं रक्त में। तो पहला है RBC, दूसरा है WBC, तीसरा है प्लेटलेट। RBC का पूरा नाम आपको मालूम होगा, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, बात वही है। यहाँ पे WBC का मतलब भी वही हो गया कि व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, या व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं। प्लेटलेट तो आप देख ही रहे हैं। अब प्लाज्मा बना होता है दो चीज़ों से, वाटर यानी जल से और प्रोटीन से। 90% मान के चलेंगे कि 90% प्लाज्मा में वाटर ही होता है यानी पानी होता है, और जो बाकी 10% बच गया उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। समझ गए? तो अगर आपसे कहा जाए कि ब्लड यानी खून किन चीज़ों से मिलकर बना होगा, तो आप ये बताएंगे कि जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला रक्त कण, दूसरा प्लाज्मा। रक्त कण और प्लाज्मा। तो रक्त कण में क्या क्या पाया जाता है? तो तीन चीज़ें। क्या क्या? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, रक्त यानी वाटर से, जल से, और कुछ प्रोटीन से मिलकर प्लाज्मा बना होता है। ठीक, प्लाज्मा पूरे ब्लड का प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, और जबकि रक्त कण होता है वो 45% होता है। चलिए आगे इसके बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से समझेंगे रक्त प्लाज्मा क्या है। तो लिखा है यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% हिस्सा यानी 90% भाग जो होता है जल होता है, और 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब इसमें लिखा है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो दो ठो है। एक है फाइब्रिनोजेन, पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, और दूसरा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक ना? पहला देखिए प्लाज्मा में दो टाइप का प्रोटीन है, दो ठो है, एगो फाइब्रिनोजेन, एगो है प्रोथ्रोम्बिन। अब देखिए लिखा है यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में यानी जो ब्लड को जमाने में मदद करते हैं। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देते हैं तो शेष बचा हुआ जो रक्त होता है वो सीरम कहलाता है, और सीरम का जो कलर है हल्का पीला रंग का होता है, और सीरम से ही बीमारियों की जाँच की जाती है। तो प्लाज्मा में हम क्या समझें कि जो प्लाज्मा होता है रक्त में जो प्लाज्मा है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। 90% हिस्सा जल है और 10% हिस्सा प्रोटीन है। प्रोटीन में दो ठो मुख्य है जिसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन मिलके ब्लड का यानी रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। थक्का क्या होता है कि जैसे आपका जो ये चमड़ी है किसी नुकीले चीज़ से जब कट जाता है, अब ब्लड निकलने लगता है, तो हम क्या करते हैं? हाथ से उसको दबा देते हैं और कुछ देर तक दाब के रखते हैं। तो दाब के रखने से होता क्या है कि एक आध 2 मिनट बाद जब छोड़ेंगे तो ब्लड बहना बंद हो जाएगा और रक्त का थक्का बन जाता है। यानी जैसे रक्त ऑक्सीजन के संपर्क में आता है उसमें रिएक्शन होता है, अब ब्लड का क्या होता है? क्लॉटिंग, थक्का बनने लगता है, अब ब्लड बहना रुक जाता है। तो ये तभी होता है जब फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों प्रोटीन आपके शरीर में हो। अगर इस दोनों प्रोटीन यानी प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो शेष बचा हुआ जो भाग होगा उसी को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम हल्का पीला रंग का होता है, और इसी सीरम से आपके शरीर में जो बीमारियों की जाँच होती है उसको किया जाता है। देखिए अब आगे समझेंगे इसमें कि जो रक्त कण होता है, यह रक्त जो कण होता है वो तीन भाग में है। एक है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत सफ़ेद रक्त कोशिका, और एक है प्लेटलेट्स जिसको हम हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। तो पहले हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, फिर WBC को, फिर प्लेटलेट्स को। तो चलिए सबसे पहले हम RBC को पढ़ते हैं कि RBC में क्या लिखा है। तो देखिए लिखा है कि पहला है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड कॉर्पल्स। ठीक ना? तो इसमें लिखा है कि देखिए लाल रक्त को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो देखिए हर ज़्यादातर व्यक्तियों का होता है दो दो तीन तीन गो नाम होता है। ठीक ना? घर का नाम कुछ और,
स्कूल का नाम कुछ और, जैसे नहीं सोचता कि स्कूल का नाम है सूर्य प्रताप सिंह और घर का नाम कलुआ। हाँ, अजीब नाम है ना, घर का नाम काला है तो कलुआ, और जबकि स्कूल का नाम सूर्य प्रताप सिंह। तो उसी तरह से आरबीसी का जो हम लोग जनरली नाम जानते हैं वो आरबीसी है, जबकि उसका असली नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, यानी इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो लाल रक्त कोशिका को यानी आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और ये रक्त कण प्रमुख कोशिका है, यानी पूरे रक्त में ये जो होता है प्रमुख कोशिका है, और संख्या में सबसे बड़ी यानी सबसे ज़्यादा ब्लड में आरबीसी ही पाया जाता है। ठीक, दूसरा इसमें क्या लिखा है, आरबीसी के अंदर केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है, तो आप समझिए हर कोशिकाओं के अंदर क्या है कि कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाएगा, केंद्रक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, इस तरह से सभी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी भी एक कोशिका है, तो आरबीसी वाले कोशिका में न ही केंद्रक पाया जाता है और न ही इसमें एक होता है लाइसोसोम, वो भी नहीं पाया जाता। लाइसोसोम का काम क्या होता है कि इसके अंदर एक तरल द्रव भरा रहता है, जिससे क्या करता है, किसी भी कोशिका के अंग को सही से काम न करने पर मार के खत्म कर देता है। ठीक, तो आरबीसी की कोशिका के अंदर दो चीज़ नहीं पाई जाती है, एगो केंद्रक नहीं, एगो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। समझ गए? अच्छा, एक चीज़ और है, आरबीसी के अंदर भी लाइसोसोम पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन किस में, ऊँट में। ऊँट और लामा एक जानवर है सब, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब इसमें देखिए लिखा है कि आरबीसी का दूसरा का नाम एरिथ्रोसाइट होता है। इसमें दो चीज़ नहीं पाई जाती है, एगो लाइसोसोम, एगो केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब आरबीसी का जो जीवन काल है, यानी आपके शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो केवल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये आपके शरीर का जो आरबीसी होगा वो मर जाएगा, और एक तरफ से मरता रहता है और नया नया बनता रहता है। और सुनिए, आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। आप अगर क्रिस 3 फिल्म देखे होंगे, उसमें काल खड़ा नहीं हो पाता है, बस चेयर पे बैठा रहता है, उसका मुंडी काम करता है, आज दो उंगली इधर उधर जौन चीज नचा देता है। ठीक, तो उसको क्या दिक्कत रहता है, उसको बोन मैरो चाहिए होता है, अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा अपने पप्पा से लेता है। ठीक ना, तो आरबीसी कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा। अब आप कहेंगे अस्थि मज्जा क्या है, तो देखिए जो हड्डी उड्डी होता है हम लोग के अंदर, शरीर में हड्डी होता है, हड्डी के अंदर क्या होता है, एक पदार्थ भरा होता है। इस तरह से हड्डी के अंदर एक पदार्थ भरा होता है, इसी को हम कहते हैं अस्थि मज्जा। इसी में यानी जो आप कह सकते हैं कि जो खून का निर्माण हम लोग के शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड बनता कहाँ है, तो हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा से बनता है। और हम बताए थे इसके पहले वीडियो में कि जब कोई मुर्गा या बकरा लोग खाते हैं तो जो मजबूत हड्डी आता है, वो हड्डिया के अंदर एगो सीख लेके इसी तरह से कूच के और उसको ऐसा ऐसे खींच खींच के सुरुक के खा जाते हैं, अस्थि मज्जा, उसी को बोन मैरो कहते हैं। तो हम लोग के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, हड्डियों के अंदर के अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण। अब लिखा है आरबीसी स्प्लीन यानी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाता है। ठीक, प्लीहा तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी आपके शरीर में जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा है, उसमें से खून का निर्माण होता है, निर्माण होकर आपके नसों में बहता रहता है। 120 दिन पूरा होने के बाद, यानी जब 120 दिन पूरा हो जाता है तो आपके आरबीसी का जीवन काल खत्म हो गया, और आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं, और तिल्ली भी कहा जाता है, प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा गया है, प्लीहा को, स्प्लीन को। अब लिखा आगे, आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है। पेड़ा देखें, पेड़ा का वो गोल आकार होता है, पेड़ा टाइप में। पेड़ा कैसे होता है, गोल होगा और इधरों से चपटा इधरों से चपटा, यानी गोल आकार में दोनों ओर चपटा रहता है, उस तरह से आरबीसी होता है। ठीक, आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना तथा ले आना, CO2 को ले आना। यानी आरबीसी का मुख्य काम क्या है, O2 CO2 का आदान प्रदान। और उसमें भी मेन कौन है, उसमें भी मेन है हीमोग्लोबिन। समझ गए? तो अब देखिए, जब यदि आपको सवाल पूछा जाएगा, अगर बच्चा बहुत छोटा है, माँ के गर्भ में है, तो ये बताइए तब उसमें कहाँ से खून का निर्माण होगा, तब तो हड्डी अभी अच्छा से बनल भी नहीं रहता है। तो जब बच्चों में यानी बहुत छोटे बच्चों में जो गर्भ में होते हैं, उनमें हड्डियाँ अभी सही से बन नहीं पाई होती हैं, अस्थि मज्जा नहीं बन पाया होता है, तब उनके शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वो लीवर से होता है, यकृत से होता है। और जैसे उनके शरीर में हड्डी बन गया, हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा बन गया, तब जो खून का निर्माण है वो अस्थि मज्जा से होने लगता है। तो समझ गए, आरबीसी का आकार गोल, आरबीसी का मुख्य कार्य O2 और CO2 का परिवहन, ले जाना ले आना। आगे लिखा है आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का कलर है रक्त का वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है, आयरन। नहीं लोग कहते हैं आयरन की गोली खाइए, ठीक ना, सेब जब आप खाएंगे तो आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है सेब के लिए कि एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी आप एक दिन में अगर एक एप्पल खा रहे हैं तो डॉक्टर से आप दूर रहेंगे। यानी एप्पल में क्या पाया जाता है, लोहा, आयरन पाया जाता है। एप्पल बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए खाना।
चलिए आगे देखते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। आपके शरीर में जब भी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो एनीमिया नामक रोग होगा। हीमोग्लोबिन के कम होने से बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, आपको बहुत ज़्यादा नींद लगेगा फालतू में, आप कोई काम नहीं किए तभी भी हरासमेंट यानी थकावट महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि कितना मेहनत कर दिए हैं आज, जबकि दिन भर भैंसी ऐसा सूत रहे हैं, कोई काम नहीं करें, तब वो लगेगा कि कितना मेहनत किए हैं। तो उस कंडीशन में जाइए, ब्लड जाँच कराइए, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आराम से उसको बढ़ाइए, डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो पता चलेगा कम में रह जाएगा। अब दूसरा हमको पढ़ना है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। जैसे RBC को हम कह रहे थे एरिथ्रोसाइट, उसी तरह से WBC का जो नाम है उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। अब इसमें देखिए लिखा है इसमें केंद्रक होता है, RBC में केंद्रक नहीं होता था, इसमें केंद्रक होता है। और लिखा है कि लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें केंद्रक तो होगा लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तब तो सफ़ेद है, हीमोग्लोबिन हो जाएगा तो लाल दिखाई देगा। RBC में लाल काहे दिख रहा था? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन था, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है और केंद्रक होता है। लिखा है जिस कारण से ये सफ़ेद रंग दिखाई देता है। अब लिखा है इसका जो आकार होता है, RBC का आकार कैसन था? गोल, पेड़ा जैसन। अब इसमें क्या है? इसका आकार अनियमित है, बदलता रहता है। आगे लिखा है इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा से ही होता है। जहाँ से WBC आए हैं वहीं से RBC भी आए हैं, यानी दोनों की जगह से हैं। आगे लिखा है इसका जो जीवन काल है वो 4 दिन है। RBC का जीवन काल 120 दिन में खत्म हो रहा था, WBC का जीवन काल लगभग 4 दिन का होता है। अब आगे देखिए इसमें लिखा है कि WBC क्या करता है? WBC संक्रमण से यानी कोई भी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए इसे शरीर का सिपाही कहा जाता है। WBC को माना जाता है कि पूरे शरीर का सिपाही कौन है? WBC। शरीर को रोगों से लड़ के बचा लेता है। तो हमारे शरीर का हीरो कौन है? WBC। दूसरा का नाम इसका है, जो WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या करता है? शरीर का सिपाही कहलाता है, क्योंकि ये संक्रमण से होने से हमको बचाता है। और आगे लिखा है इसमें कि यही एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कह सकते हैं कि यानी खून में जो WBC है वो बीमारी से लड़ने में हमारी बहुत मदद करता है, इसीलिए उसको शरीर का सिपाही कहा गया है। अब आगे देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या है देखिए, लिखा है तीसरा पॉइंट है प्लेटलेट्स, इसी को बिम्बाणु, इसका दूसरा का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो प्लेटलेट्स को बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाने में इसका काम होता है, जिससे रक्त बहाव रुकता है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो जब भी आपको हाथ कटेगा, में कटेगा, कहीं चोट लगेगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाएगा, ठीक ना। तो प्लेटलेट होता है रक्त का थक्का बनाने में काम करता है, और ये रंगहीन होता है। और भाई RBC रेड कलर का, WBC वाइट कलर का, इसका कोनो कलर नहीं है। ये कैसा होता है? ये बिना किसी रंग के होता है, रंगहीन। इसका जो जीवन काल है वो लगभग कितना दिन होता है? 10 दिन। ऐसा है, रंगहीन होता है। काम क्या है इसका? थक्का बनाना। तो आगे लिखा है डेंगू जैसी बीमारी, आपको जब डेंगू होगा, ये भी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू, मलेरिया, ठीक। तो इसको देखिए, जब डेंगू जैसी बीमारी होती है तो प्लेटलेट का जो संख्या होता है वो कम होने लगता है, आपका प्लेटलेट जल्दी से गिरना चालू होता है। इसीलिए डेंगू बीमारी में डॉक्टर सलाह देते हैं कि बकरी का दूध पीजिए। बकरी के दूध में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको पीने से प्लेटलेट्स बढ़ता है आपका, ठीक। तो बकरी के दूध पीने से प्लेटलेट बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए उस समय क्या कहा जाता है? बकरी का दूध पीजिए। लिखा है ये शरीर के संक्रमण से बचाने और शक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। कौन? प्लेटलेट्स। तो चलिए, सब प्लेटलेट्स भी खत्म हो गया, RBC WBC तीनों खत्म हो गया। RBC का जीवन काल तो देखिए, RBC में भी पढ़ चुके हैं कि RBC का जो दूसरा नाम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट। उसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, उसका जीवन काल 120 दिन है, बनता है अस्थि मज्जा में। उसमें होता है हीमोग्लोबिन, उसके कारण दिखाई देता है लाल। WBC का जो दूसरा नाम था वो था ल्यूकोसाइट, और WBC का जो जीवन काल है लगभग 4 दिन का होता है। शरीर का सिपाही माना जाता है, क्योंकि हमें संक्रमण से बचाता है WBC। समझ गए? उसका जो रंग होता है वाइट होता है, और जो आकार होता है RBC का गोल था, WBC का कोनो फिक्स नहीं है। चलिए अब पढ़ने जाते हैं लिम्फ के बारे में हम लोग। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग लिम्फ के लसिका के बारे में। तो देखिए लिम्फ क्या है? तो जिस तरह से हम आपको पढ़ाएं कि शरीर के अंदर सभी जगह पर नसें दौड़ी हुई हैं, यानी नसें मौजूद हैं, धमनी, शिरा, धमनी, शिरा, धमनी, शिरा, उन्हीं यानी नसों के साथ साथ एगो और नसों का जंजाल दौड़ा है, जिसको हम कहते हैं लसिका, लिम्फ। लिम्फ क्या करती है? लिम्फ एक पारदर्शी रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसे ऊतक द्रव यानी टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, यानी कोशिका के बाहर पाया जाता है, उसको ऊतक द्रव कहते हैं। और लिखा है रक्त और कोशिकाओं के बीच पदार्थ जो आदान प्रदान होता है वो इसी द्रव के माध्यम लसिका से ही होता है, ठीक ना। सबसे पहले जो भोजन, ऑक्सीजन आदि ऊतक द्रव में विस्तृत होते हैं, ठीक, फिर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके द्वारा भोजन या ऑक्सीजन का ट्रांसफर कोशिकाओं में हो रहा है, यानी कोशिका में भोजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, CO2 आ रहा है, वो सारा चीज़ होकर जो गुजरता है वो लसिकाओं से होकर गुजरना पड़ता है। एक तरह का क्या है? पारदर्शी रंगहीन द्रव है।
अब लिखा है शरीर में अनेक लसिका ग्रंथि पाई जाती हैं जहाँ से लसिका निकलती है और बहती है। अब लसिका का कार्य देखिए, लसिका भी बीमारी से बचाता है। तो सबसे पहला है कि लसिका संक्रमण से रक्षा करती है। लसिका क्या करती है, जो आपके शरीर में अतिरिक्त जल है उसको सोख लेता है और पोलियो जैसी बीमारियों में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। जब बच्चों को पोलियो होता है तो सबसे ज़्यादा अटैक किस पे होता है, लसिका तंत्र पे हो जाता है, इसलिए बच्चों में दिक्कतें आती हैं। इसलिए सरकार क्या कहता है, 2 बूंद जिंदगी का, आप 2 बूंद पीजिए और पोलियो से क्या होइए, दूर रहिए। ठीक। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो रक्त है उसका थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनता कैसे है। तो चलिए रक्त के थक्के के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, देखिए लिखा है कि जब शरीर में कहीं चोट या कट लगता है यानी कट जाता है आपका शरीर, तो रक्त का बहाव रुकने की प्रक्रिया को रक्त का थक्का बनना कहते हैं। यानी आपके शरीर में चोट लगा, ब्लड बह रहा है, ब्लड को जो बहना है वो रुक जाना ही रक्त का थक्का बनना कहलाता है। और रक्त का थक्का किस प्रक्रिया से बनता है, तो देखिए इसमें लिखा है रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। सबसे पहला होता है जब रक्त बाहर आता है आपके शरीर में, मान लीजिए यहाँ पे चोट लगा और रक्त शरीर से बाहर निकल रहा है, तो रक्त में उपस्थित जो प्लेटलेट्स हैं वो वायु के संपर्क में आकर क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाते हैं। इसमें बदलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब देखिए इसमें क्या क्या है, जब आपके रक्त यानी आपका शरीर यानी हाथ उत कटा, अब ब्लड बाहर बहना चालू हुआ, तो जैसे आपके शरीर से ब्लड बाहर आता है तो आपके खून में क्या है, प्लेटलेट्स है। आप प्लेटलेट जैसे वायु के संपर्क में आता है तो बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन के तैयार हो गया। अब अगला देखिए लिखा है थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाता है। यानी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो आपके शरीर में जो कैल्शियम है और प्रोथ्रोम्बिन है उन दोनों के साथ क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाता है। पहले समझ गए, यानी सबसे पहला क्या है, आपको चोट लगा, खून बाहर निकला, खून में था प्लेटलेट्स, आप प्लेटलेट्स क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करता है तो थ्रोम्बिन बना देता है। और थ्रोम्बिन बनने के बाद क्या होता है, तीसरा स्टेप में क्या होता है कि थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के साथ क्रिया करके फाइब्रिन में बदलता है। तो देखिए थ्रोम्बिन जो था आपके प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन भी है, तो फाइब्रिनोजेन से जब क्रिया करता है इस प्रोटीन से तो फाइब्रिन बनाता है। अगला स्टेप जो है यानी थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जब मिलता है तो फाइब्रिन बनता है। चौथा स्टेप में क्या होता है कि जब फाइब्रिन एक जालीदार संरचना बना लेता है, फाइब्रिन क्या करता है, जालीदार संरचना बना लेता है जिसमें आरबीसी फंस जाता है। यानी आपके शरीर से जब कटा हुआ है खून बाहर निकला है तो आरबीसी बाहर निकला ना, तो उसी पर जाली टाइप में संरचना बना देता है जिससे जो आरबीसी होता है उसी जाली में फंस के रुक जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो सुनिए, तो जब फाइब्रिन प्लस आरबीसी मिलता है तो वहीं रक्त का थक्का बना देता है। रक्त का थक्का बन जाएगा तो उसके बाद आपके शरीर से खून बहना बंद हो जाता है। अब कुछ नोट में लिखा है, इसको पढ़ते हैं। देखिए नोट में यानी इंपॉर्टेंट बात में लिखा है, सबसे पहला शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त के अंदर हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, अतः हेपरिन को एंटी क्लॉटिंग कहते हैं। अब सुनिए इसमें लिखा क्या है, जो इसमें नोट में ये लिखा है कि ये बताइए, समझिएगा, आपका हाथ कटा, ब्लड निकला, ब्लड में जो प्लेटलेट्स था वो वायु के संपर्क में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने लगा। तो यानी जमने की प्रक्रिया कब चालू हुई, जैसे आपका जो ब्लड है वायु के संपर्क में आया तब। तो ये बताइए आपके शरीरों में तो वायु दौड़ रहा है, जैसे सांस लें, सांस अंदर गया, सांस में क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब आपके शरीर में यानी ब्लड में दौड़ता है तो काहे नहीं ब्लडवा अंदर नस में ही तुरंत थक्का बना लेता है। तो इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि ब्लड के अंदर हेपरिन हेपरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड के यानी जो नसों के अंदर भी थक्का बनाने से रुकता है। पता चले बाहर निकलने पर थक्का बन रहा है, समझ में आ रहा है, शरीर के अंदर ही ना ब्लड का थक्का बन जाए, तो हेपरिन नामक प्रोटीन क्या करता है, ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। इसी को एंटी क्लॉटिंग कहा जाता है। आज जैसे ये हेपरिन आपके वायुमंडल में यानी वायु के संपर्क में आ जाता है तो ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि थक्का बन सके। पता चले बाहरवा कहा कि नहीं हम यूँ नहीं बनने देंगे, अरे वहाँ नहीं बनने दोगे तो तुम्हारा मालिक क्या मर जाएगा। समझ गए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता, अतः कटने पर रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। देखिए एक रोग पाया जाता है लोगों में, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जब रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो दिक्कत क्या होता है कि अगर उसके शरीर में कहीं चोट लग गया तो रक्त का थक्का बनबे नहीं करेगा। यानी कितनों देर तक दबा के रखेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं चोट लग गया तो 4 मिनट दबा के रखेंगे और छोड़ेंगे तो ब्लड का बहाना बंद हो जाता है, ब्लड नहीं बहता है। लेकिन जो हीमोफीलिया का मरीज है कितनों देर तक दबा के रखा, जैसे छोड़ेगा फिर बहना चालू होगा। यानी उन लोगों में रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिस कारण से कई बार क्या होता है हीमोफीलिया के मरीज मर भी जाते हैं। अच्छा गाँव में अलग डिजाइन का साइंस चलता है, गाँव का साइंस सबसे बेस्ट साइंस है। अभी साइंस में समझिएगा, गाँव में अगर किसी लड़का या लड़की को हाथ कट गया, इस तरह से उंगली कट गया, तो तुरंत ज़्यादातर हम लड़कियों को देखें, अगर हाथ कट गया ना तुरंत मुँह में सब उंगली डालेंगी,
तो एक बार हमको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुआ कि आखिर चोट लगने के बाद मुँह में उँगली कहाँ डाले हैं? बाकी लोग तो इस तरह से दबा के रखते हैं। तो ये पता चला कि मुँहवा में उँगलियाँ डाल लिए हैं तो जितना खूनवा निकलेगा, शरीर का खून शरीर में पहुँच जाएगा। बताइए, बढ़िया-बढ़िया वैज्ञानिक फेल हो जाएँगे भारत में आकर। भारत के लोग इतना बढ़िया सोच सकते हैं। अच्छा बताइए, उँगली कटा है, शरीर का खून बाहर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए सब कोई काली मैया बन जाएगा जी। खून पीने से थोड़ी शरीर में खून पहुँच जाएगा। इस तरह से होता तो काहे हम लोग रोटी सब्ज़ी खाते। डायरेक्ट ब्लड बैंक जाके खूनवा खरीद के, अरे भाई हमारा बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, वही लेके पीना चालू कर दीजिए। खून का पर्याप्त मात्रा रहेगा। तो ऐसे ब्लड आपके शरीर में नहीं जाता है, ये गाँव में थोड़ा-सा गड़बड़ा जाता है। अभी शिक्षा बढ़ रहा है, तो बच्चों का बुद्धि बढ़ रहा है। तो इसमें लिखा है, हीमोफीलिया जब रोग होता है तो इंसान के शरीर में खून का थक्का यानी बाहर जब ब्लड निकलता है तो खून का थक्का नहीं बनता है। और ये जो बीमारी है, ये देखा गया था, एक महारानी थी, यूरोप की महारानी थी जिनका नाम था विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को ये बीमारी हुआ था, हीमोफीलिया। तो एक बार क्या हुआ, क्लास 12th में हम पढ़ा रहे थे कि यूरोप की महारानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया नाम की बीमारी हुई थी। और इस बीमारी में हुआ ही था कि उनका जब ब्लड निकलना चालू होता था तो रुकवा नहीं करता था, ये दिक्कत था, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता था। तो वो लड़की पता नहीं क्या सोच के, उसको पता नहीं क्या समझ में आया, जब बाद में टेस्ट लिए तो उसको ये लगा कि यूरोप कोई राजा का नाम है। ये नहीं समझी कि यूरोप एक महाद्वीप है। वो लिखी थी टेस्ट में, महाराज यूरोप के महारानी विक्टोरिया का शरीर पे जब चोट लगता था तो उनका खून बहना बंद नहीं होता था, क्योंकि उनको हीमोफीलिया बीमारी थी। हम जब पढ़ करें, कौन है जी लड़की, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, हम कहें ये बताओ, 7 गो महाद्वीप है, महाद्वीप का नाम नहीं पढ़ी हो? है महाराज यूरोप कौन है? यूरोप महाराज का नाम नहीं है, यूरोप एक महाद्वीप का नाम था। तो महाराज यूरोप की महारानी समझ रही थी, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यूरोप एक महाद्वीप है, न कि वो कोई कह सकते हैं आप महाराजा का नाम नहीं है। तो महारानी विक्टोरिया को भी ये बीमारी हुआ था, हीमोफीलिया। और एक ऐसा अनुवांशिक रोग है, अगर एक को हो गया तो उसके आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसमें यही होता है कि कटने पर खून का बहाव रुकबे नहीं करता है। तीसरा का देखिए, ब्लड प्रेशर, इसको बीपी कहते हैं शॉर्टकट में। इसको नहीं कहते हैं बीपी, कितना बीपी बढ़ गया है, बीपी लो हो गया है, तो बीपी को क्या कहते हैं? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। इसमें लिखा है, रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। सुनिए, आपके नसों के अंदर, आपके नसों में जो ब्लड का प्रेशर जाता है, उसी यानी कितना दाब नसों के ऊपर लग रहा है, उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, यानी बीपी। अब होता क्या इसमें, डॉक्टर एक उसमें आपको एक पट्टी, काला सा पट्टी टाइप इसमें पहना देता है हाथ में, और वो पंप दबाता रहता है। दबाते दबाते क्या होता है, आपका जो हाथ होता है पहले टाइट हो जाता है। अब उस टाइट होने पर क्या प्रेशर पड़ रहा है उसको नाप के बताता है कि आपका जो बीपी कितना है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 120/80 होना चाहिए, अधिक से अधिक 120 हो, कम से कम 80 हो, ठीक ना? इसी को नॉर्मल यानी सामान्य इसका जो है 120/80 होना चाहिए। इसमें लिखा है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 टाइप का होता है, एगो सिस्टोलिक प्रेशर, एगो डायस्टोलिक प्रेशर। कि धमनी के अंदर रक्त का दाब जब संकुचित हो जाता है तो उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं, जो 120 mm है, पारे के बराबर। और जो अनुशीतलन है डायस्टोलिक, उसमें क्या होता है कि जब नीले यानी हर्ट जब फैलता है, अनुशीतलन होता है, उसके दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसे अनुशीतलन दाब कहते हैं, जो 80 mm पारे के बराबर होता है। यानी आपका जो बीपी होता है, एक बार हर्ट देखिए, एक बार हर्ट दबता है यानी संकुचित होता है, एक बार अनुशीतलन होता है। संकुचित यानी जब पचकता है तो हर्ट तेजी से खून फेंकता है, तो उसका स्पीड होगा 120। आज फिर जब सिकुड़ता यानी जब आराम से अनुशीतलन होता है तो स्पीड कम होता है, 100 मतलब 80। तो 120 80 इस तरह से। इसीलिए जो बीपी का रेंज दिखाया गया है, बीपी और ब्लड प्रेशर, यानी बीपी आपका होना चाहिए सिस्टोलिक प्रेशर बटे डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कितना सिस्टोलिक दाब है, कितना डायस्टोलिक। तो लिखा है कि एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होना चाहिए 120/80 होना चाहिए, यानी सामान्य मनुष्य का जो बीपी होना चाहिए 120/80। इसमें देखिए लिखा है कि रक्तचाप यानी बीपी को नापने वाला जो मशीन होता है उसको कहते हैं स्फेग्नोमोमेनोमीटर। यानी जिस मशीन से डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर यानी बीपी नापता है कि आपका बीपी हाई है कि लो है, उस मशीन को हम कहते हैं स्फेग्नोमोमेनोमीटर, ठीक ना? बीपी को नापने वाले मशीन को कहते हैं स्फेग्नोमोमेनोमीटर। उसी से आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। अब पढ़ने वाले हम लोग हैं ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, ठीक ना? तो देखिए, अभी हम लोग को मालूम है कि जो ब्लड हैं वो कई ग्रुप के होते हैं, आप सुने भी होंगे ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये सब ब्लड ग्रुप आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लोग कहते रहते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो होता है रक्त कई पार्ट में होता है। अभी मत देखिएगा कि हमरो लाल है, चाचो का लाल है, तो चाचा का खून हम लोग में चढ़ा देंगे, हम लोग का खून चाचा मर जाएंगे अगर चढ़ा देंगे तो, ठीक ना? तो चाचा मामा का खून नहीं मिलाना है, मिलाना क्या है, ब्लड किस ग्रुप का है। लाल तो सबका है, अरे भैंस का लाल का भैंस का खून नहीं चढ़ा लेंगे अपने अंदर। तो देखिए बात समझिएगा, ब्लड का कुछ ग्रुप होता है और उसी ग्रुप में होता क्या है कि जिस ग्रुप का आपका ब्लड है आपको उसी ग्रुप का ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। कलर मैच मत करें, साड़ी अलहंगा नहीं पहन रहे हैं आप लोग कि लाल है तो नीचे लाल। अरे ये खून है, मजाक नहीं है। तो खून में यानी रक्त में समूह देखा जाता है कि ग्रुप देखा जाता है। तो देखिए लिखा है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का जो खोज है सबसे पहले
कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। ब्लड ग्रुप का खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। 4 प्रकार के, देखिए ए बी, ए बी और ओ। मनुष्य में कितना प्रकार का? तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी, ए बी, ओ। ये केवल मनुष्य का है, कई जानवरों में 18 गो है, 20 गो है, 22 गो है, कई तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो ये मनुष्य में केवल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी, ए बी, ओ। अब सुनिए इसमें लिखा क्या है कि जो लैंडस्टेनर भैया हैं खोज किए थे सबसे पहले ब्लड ग्रुप का, और ये बताए थे कि जो ब्लड ग्रुप है वो 4 नामों में यानी 4 भागों में पाया जाता है। अब हुआ क्या इसमें, देखिए लिखा है रक्त समूह में जो विभिन्नता है, क्यों अलग है, हमारा खून उनका खून अलग कहाँ है, वो आरबीसी में पाए जाने वाले डिजाइन की वजह से होता है। देखिए आरबीसी में जो पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है उसके कारण होता है, यानी आरबीसी के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है उसी के आधार पर ब्लड के ग्रुप को बांटा गया है, जिसे लैंडस्टेनर ने एंटीजन नाम दिया, यानी अलग अलग डिजाइन के हिसाब से अलग अलग एंटीजन नाम दिया, तो उसी को ब्लड ग्रुप बना दिया गया। लिखा है एंटीजन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एगो ए एगो बी। एंटीजन कितना? 2 प्रकार का, एगो एंटीजन ए, एगो एंटीजन बी। चलिए अब इसको अच्छे से समझेंगे एंटीजन के बारे में कि किस तरह से। यहाँ पे लिखा है देखिए, जिसमें एंटीजन ए होगा, जिसमें एंटीजन ए होगा वही ब्लड ग्रुप ए होगा। जिसमें एंटीजन बी होगा वो ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसमें एंटीजन ए बी यानी ए भी है बी भी है वह ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं है ओ, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ, ठीक ना। तो जिसमें ब्लड जिसमें एंटीजन ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, दोनों है तो ए बी, कुछ नहीं तो ओ। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जो ऊपर लिखा है ब्लड ग्रुप, ग्रुप ए बी और ओ, और यहाँ पे लिखा है जो रेड ब्लड सेल है उसका टाइप। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भैया थे कार्ल लैंडस्टेनर जो रक्त समूह का खोज किए थे वो किस आधार पे खोज किए थे? आरबीसी के हिसाब से। अब देखिए आरबीसी पर किस तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए आरबीसी देखें स्टीनर साहब कि एगो आरबीसी देखें जिस आरबीसी पर इस तरह से नुकीला टाइप में इस तरह से हिस्सा बना था। देखिए आरबीसी को जब बढ़िया से जूम करके देखें तो देखें कि एगो आरबीसी पर इस तरह से डिजाइन बना हुआ है ए टाइप में। तो जिस आरबीसी पर इस तरह से नुकीला नुकीला बना था उसको कह दिए ब्लड ग्रुप ए। जब लैंडस्टेनर साहब देख रहे थे आरबीसी को तो जब ध्यान से देखे तो इस तरह का डिजाइन बना था, उस डिजाइन को क्या कह दिए? ब्लड ग्रुप ए। तो पता चला दूसरे किसी व्यक्ति का खून निकाल के लाए, उसके खूनवा के आरबीसी में देख रहे हैं उसका डिजाइन अलग टाइप का था, वो गोल गोल था। देखिए इसका किस्सा था गोल गोल। तो ये बताइए ये नुकीला वाला खुद ए नहीं लग रहा है, देखिए ये किस तरह से बनता है ऐसे, और ये नुकीला टाइप में है। तो जिसपे नुकीला था तो कहीं तो हमारे एबीसीडी का ए अक्षर से मैच कर रहा है, तो लाओ ये ब्लड ग्रुप का हो जाएगा ए। ये बी में आप देखेंगे बी में 2 ठो से गोला बना देंगे तो बी बन जाएगा। तो इसमें जब देखें वो कि तो गोल गोल है तो इसको कहते हैं ला ये ब्लड ग्रुप बी रहेगा। ये ब्लड ग्रुप ए, और जिस पर गोल हिस्सा हिस्सा दिखा दिया ब्लड ग्रुप बी। आज जिस पर देखिए एक और व्यक्ति का निकाले, कहें ये कौन जानवर है जी? ये ऐसा व्यक्ति है कि इसमें दोनों पाया जा रहा है। तो देखिए तो इसमें गोल वाला भी था, नुकीला वाला भी था, गोल वाला भी था, नुकीला वाला भी था, गोल वाला था। तो जिसमें दोनों पाया गया, नुकीला वाला भी एंटीजन और गोल वाला भी, उसको कहा गया ब्लड ग्रुप ए बी। ए भी है और बी भी है, ठीक। अब देखिए आज जिसमें कुछ नहीं था, न भाई नुकीला वाला है न गोल वाला है, उसको कहा गया ब्लड ग्रुप ओ। समझ गए? आप ध्यान से समझिएगा। इस नुकीले वाले जो एंटीजन है इसको कहते हैं हम एंटीजन ए, इसको कहते हैं एंटीजन ए, और गोल वाला जो था उसको कहते हैं एंटीजन बी। तो समझिए जब स्टीनर साहब देख रहे थे आरबीसी को तो कुछ व्यक्ति को की आरबीसी को देखें तो उस पर नुकीला वाला हिस्सा पाया गया, तो कहें कि जिस आरबीसी पर एंटीजन ए होगा वही ब्लड ग्रुप ए होगा। जिस आरबीसी पर एंटीजन बी होगा, एंटीजन दुइयो होगा करता है, या तो एंटीजन ए या एंटीजन बी। तो जिस आरबीसी पर एंटीजन ए था वो ब्लड ग्रुप ए बन गया। जिस एंटीजन पे जिस आरबीसी पर एंटीजन बी था वो ब्लड ग्रुप बी बन गया। और जिस पर दोनों एंटीजन था, एंटीजन ए भी था एंटीजन बी भी था, उस ब्लड ग्रुप को ए बी कहा गया। और जिस पर कोनो एंटीजन है नहीं, न ए है न बी है, उसको क्या कहा गया? ओ कहा गया। अब समझिए, अब बाद में ये एंटीजन है तो एगो और शब्द सुनिएगा, एंटीजन को बड़ा लेटर से लिखिए। एंटीजन देखिए एंटीजन, एंटीजन को बड़ा लेटर से लिखिए, बड़ा लेटर ए कैपिटल बी। एंटीबॉडी एगो होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम क्या है? बीमारी से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को छोटा लेटर से ए और बी, छोटा लेटर में लिखेंगे ए और बी, क्योंकि सेम जगह दिक्कत होगा अंतर करने के लिए। एंटीजन को बड़ा लेटर में ए, बड़ा लेटर में बी, एंटीबॉडी को छोटा लेटर में ए और छोटा लेटर में बी। अब देखिए देखा क्या गया कि जिन लोगों में एंटीजन ए पाया जा रहा है वो ब्लड ग्रुप ए तो हो गए, लेकिन ब्लड ग्रुप ए वालों में जो एंटीबॉडी पाया गया वो बी वाला पाया गया। ए वाले में एंटीबॉडी बी। अब कहाँ इस तरह से हुआ? तो देखिए
इसका बनावट इस तरह से है। तो याद रखने के लिए हम एक बात बता रहे हैं, बस उसको आपको याद रखना है। अभी बताइए, जिस नस में खून बह रहा है उसी में ये आरबीसी बह रहा है, और उसी में अगर अगर ये वाला देख रहे हैं इस तरह से नुकीला टाइप में है, ये नुकीला टाइप में, ये नुकीला वाला अगर इसमें पाया गया होता तो इसमें ये जो संरचना फिक्स हो जाता, यानी इसी में ये सेट हो जाता, और जो आरबीसी के बहने में दिक्कत आता, आरबीसी आगे बढ़ नहीं पाता, नसों में ब्लॉकेज आता, और नस ब्लॉक होने से आपका हार्ट अटैक आता, आप मर जाते। इसीलिए भगवान का है कि जिस डिजाइन का एंटीजन है उससे अलग डिजाइन का एंटीबॉडी आप में डाल दिया गया। अब भाई ये इसमें फंसबा नहीं करेगा, ये गोल टाइप में है, वो नुकीला टाइप में है, ठीक। और वही काम इसमें भी किए, इसमें एंटीजन गोल टाइप में है, एंटीबॉडी नुकीला कर दें, लो अब इसमें ही नहीं फंसेगा। यानी जो एंटीजन ए होगा उसके साथ एंटीबॉडी उल्टा बी होगा, कि दोनों फंसे ना, आराम से दोनों अपने ब्लड में घूमता रहे सब। ये अपना जो ऑक्सीजन को लाने जाने का काम करेगा, ऑक्सीजन और CO2 को, और ये क्या करेगा, बीमारियों से लड़ने में एंटीबॉडी अपना काम करेगा, ठीक। ये प्लाज्मा में पाया जाता है। अब फिर देखा गया कि भाई जिसमें गोल वाला है उसमें नुकीला वाला एंटीबॉडी, यानी जिसमें एंटीजन बी है उसमें एंटीबॉडी क्या है, ए है। देखिए, एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए, उल्टा। आज जिसमें दोनों पाया गया इसमें कुछ नहीं, देखिए NONE, इसमें कुछ नहीं पाया गया। काहे से कि ये बताइए, अगर एंटीबॉडी ए डाल दिया जाएगा तो है गोलका वाला गोलका में जाकर फंस जाएगा, नुकीला से भले बच जाए, ये गोलका में फंस जाएगा। ई नहीं डालिए, चलिए इसको डालिए, तो ये नुकीला वाला नुकीला में फंस जाएगा, गोलका से भले बच जाए लेकिन नुकीला में फंस जाए। इसलिए भगवान कहें चलो ए बी ब्लड ग्रुप वालों तुमको हम एंटीबॉडी नहीं देंगे, जाओ। तो भगवान क्या कर दिए, ए बी ब्लड ग्रुप वालों को एंटीबॉडी दिए ही थे, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ओ वाले को भगवान देखेंगे, ओहो इसमें तो न गोल वाला है न नुकीला वाला है, तो चलो बाबू जब तुम्हारे में दोनों नहीं है तो लो तुम दोनों एंटीबॉडी ले लो, यानी नुकीला वाला एंटीबॉडी और गोल वाला एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी किसको दे दिया गया, ब्लड ग्रुप ओ को। यानी ओ में दोनों पाया जाता है, एंटीबॉडी ए भी एंटीबॉडी बी भी। अब इससे अंतर क्या हुआ, अगर बीमारी कोई ब्लड ग्रुप ए वाले को होने जा रहा है तो एंटीबॉडी का काम है बीमारियों से लड़ के रक्षा करना शरीर का, तो एंटीबॉडी बी होता है, बीमारी से लड़ जाता है। अगर ब्लड ग्रुप बी वाला है तो उसमें एंटीबॉडी ए होता है, बीमारी से लड़ के बचा लेता है। आज जिसका ब्लड ग्रुप ए भी, भैया एंटीबॉडी तो है या नहीं है, अब बीमारी से लड़ेगा कौन, तो थोड़ा मोड़ा बीमारी से WBC लड़ना होता लड़ लेता है, बाकी हार मान लेता है। इसलिए थोड़ा सा कमजोर ब्लड ग्रुप माना जाता है ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से कमजोर माना जाता है। आज जबकि ओ के अंदर कोनो एंटीजन नहीं है, इसलिए दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए सबसे मजबूत ब्लड ग्रुप माना जाता है ब्लड ग्रुप ओ। खुशी का बात है हमारो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक ना। इसलिए बीमारी बहुत दूर रहते हैं हमसे। 36 का आंकड़ा है, दिखाई नहीं देना चाहिए हमारे सामने बीमारी दिखाई दिया ना, डर के कि तो वह भागेगा कि तो हम ही भाग जाएंगे, और वह भागता है, मजाक किए हैं, हम थोड़े भागेंगे। तो देखिए, जिस आरबीसी पर नुकीला हिस्सा देखें कह दिए तो ये डिजाइन है तो ब्लड ग्रुप ए मान लिए, जिसके पर गोल गोल हिस्सा दिखाई दिया उसको बी डिजाइन की तरह ब्लड ग्रुप बी मान लिए, एंटीजन दुइये को है, और जिसमें दोनों दिखाई दिया उसको ब्लड ग्रुप ए बी मान लिए, और जिसमें कोई दिखाइए नहीं दिया उसको ब्लड ग्रुप ओ मान लिए, ठीक ना। ब्लड ग्रुप यदि ए है तो कन्फर्म रहिए कि आप में एंटीबॉडी बी होगा, और ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, उल्टा, ठीक ना। और ब्लड ग्रुप ए बी है तो कोनो एंटीबॉडी नहीं होगा, फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी होता है, फंसने का डर नहीं है। इसलिए ओ अपना ब्लड देना चाहे तो सबको दे सकता है, अरे भाई ओ वाला इसको भी दे सकता है ब्लड ग्रुप, यानी हमारा ब्लड ग्रुप जो ओ है, हमारा सच में ओ है, मजाक नहीं है, हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है आप इनको भी चढ़ा दीजिए, इनको भी चढ़ा सकते हैं, इनको भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें अरे दिक्कत का है, दिक्कत इसी प्रोटीन की वजह है ना, ग्लाइकोप्रोटीन से, कि इसमें फंस ना जाए उसमें फंस, इसमें कुछ है ही नहीं, कौन चढ़ा दीजिए। तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, सबको अपना खून दे सकता है। हाँ, ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है ना, भीख मांगा ग्रुप है, वो केहू से ब्लड ले सकता है, ठीक ना। ब्लड ए बी जो होता है ग्रुप वो किसी से भी खून ले सकता है, तो इसको कहते हैं सर्वग्राही, केहू से भीख मांग लेगा, केहू से एक सेकंड, हम जो कहते हैं वो केवल मजाक के लिए होता है, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा, बस पढ़ाने के लिए। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी होगा ये सर्वग्राही होगा, किसी से भी रक्त ले सकता है, और ये होता है सर्वदाता, सबको खून दे सकता है ब्लड ग्रुप ओ, समझ गया। तो ये था कि ब्लड ग्रुप किस आधार पे है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया कौन था, तो बताए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने कहा था कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पे जो आरबीसी के ऊपर होता है उसके हिसाब से देखा जाता है। एंटीजन दो टाइप का होता है, एंटीजन ए एंटीजन बी, जिसपे एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, जिसपे एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी। जो ब्लड एंटीजन होता है उसके अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। इसको समझ गए, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ देखते हैं लिखा है इसमें कि रक्त के प्लाज्मा में, यानी जो ब्लड में क्या पाया जाता है, अरे भाई 55% प्लाज्मा है, 45% रक्त के कण पाए जाते हैं। तो देखिए लिखा है रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, वह एंटीबॉडी बीमारी से लड़ता है। तो आपको बता दिए ना कि एंटीजन ए होगा तो करे उल्टा एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। देखिए अब आगे हमको पढ़ना है RH फैक्टर। क्या पढ़ना है, RH फैक्टर। अब देखिए इसमें लिखा है कि इसकी खोज 1940 में लैंड स्टीनर तथा वीनर, यानी दो लोगों ने मिलकर खोज किया RH फैक्टर का।
ठीक ना। विनर साहब आए तो कहें क्या स्टीनर, केवल ग्रुप खोज के थोड़ा काम चलेगा कि ए है बी है, चलो कुछ और खोजते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। तो दोनों मिल के गड़बड़ का किए, दोनों लोग मिल के ये खोज किए कि 1940 में इन्होंने एक अलग प्रकार का एंटीजन खोज दिया। एंटीजन हम लोग क्या क्या जाने थे बताइए, इससे पहले हम जाने हैं एंटीजन ए, एंटीजन बी, दुई जगह एंटीजन जाने थे। लेकिन लैंड स्टीनर तथा विनर ने सन 1940 में मिलकर एक नया एंटीजन डिजाइन का खोज दिया, जिसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर। उसे क्या कहते हैं, आरएच फैक्टर, एक अलग प्रकार का था। अब देखिए लिखा है, जिसे सबसे पहले ये जो अलग टाइप का एंटीजन है, जब एक बंदर था, बानर एक बंदर था, बंदर का जब खून में देखें तो इसमें अलग टाइप का एगो एंटीजन दिखाई दिया। तो क्योंकि उस बंदर का नाम रखा गया था रीसस, बनरा का नाम क्या था, रीसस, तो बंदर के नाम में आर एच जो है, आर एच, वो आर एच को ही आर एच फैक्टर मान लिया गया, उसी को क्या कहने लगा, आर एच फैक्टर। तो देखिए, तो जिन लोगों में वो बंदर टाइप में जो फैक्ट एंटीजन था वो पाया जाता है, उनको हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव, और जिन लोगों में ये एंटीजन नहीं पाया जाता है उनको कहते हैं आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव। तो सुनिए, भारत में 95% लोग ऐसे हैं जिनमें बंदर वाला जो एंटीजन था वो हम लोग के खून में भी पाया जाता है, उनको हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव, और जिनके अंदर आर एच फैक्टर जो नहीं पाया जाता है उसको नेगेटिव कहते हैं। तो 5% लोगों में नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है, यानी आर एच नहीं मिलता है, और बाकी 95 में आर एच फैक्टर पाया जाता है। ठीक, अभी मत पूछेगा हमारा आर एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक ना। सुनिए, तो दो लोग कौन कौन, लैंडस्टीनर और विनर, दोनों ने मिलकर सन 1940 में एक अलग टाइप का एंटीजन खोज किया, जिसका नाम दिया आरएच, आरएच एंटीजन नाम दिया। और जो आरएच फैक्टर था वो सबसे पहले रीसस नाम के बंदर में देखा गया, क्योंकि रीसस नामक बंदर का नाम आरएच से शुरू होता है, इसीलिए उसी के नाम पर रख दिए आरएच फैक्टर। ठीक, अब उस बंदर में जो एंटीजन था अलग डिजाइन का था, पहले हम लोग जानते थे दुइयो एंटीजन, एंटीजन ए, एंटीजन बी, अभी एंटीजन क्या जान गए, एगो अलग टाइप में आ गया आर एच। तो आर एच जिसमें होता है तो उसको आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव कहते हैं हम। चलिए आर एच को एक बार देख लेते हैं कि किस डिजाइन का है। देखिए, चलिए यहाँ पे समझते हैं ब्लड टाइप में। देखिए, आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 गो ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ। तो अब इसमें देखिए, ये तो वही चीज़ है जो हम आपको पढ़ाए थे, ये नुकीला वाला एंटीजन ए है, ये गोल वाला एंटीजन बी है, इसमें दोनों है। तो देखिए, जौन में ए है उसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, जौन में इस तरह से गोल गोल वाला है उसको ब्लड ग्रुप बी कहते हैं, जिनमें दोनों एंटीजन है उसको हम ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं, जौन में कोनो एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप ओ कहेंगे। 4 को तो आपको समझ में आ ही गया था। अब इसमें देखिए, जो बंदर वाला एंटीजनवा था वो कुछ इस तरह का, देखिए ये नुकीला वाला तो है, ये वाला इस तरह से, ये देखिए छोटा छोटा पाया गया, देखिए ये वाला, तो ये अलग टाइप का एंटीजन था। तो जिसमें ये एंटीजनवा होगा उसको हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कह दिए, और जिसमें एंटीजनवा ये वाला नहीं था बंदर वाला उसको नेगेटिव कह दिए। तो देखिए, इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो ये ओ नेगेटिव कहलाएगा। इसमें देखिए एंटीजन केवल ए भर है तो ए नेगेटिव कहलाएगा, इसमें बी भर है तो बी नेगेटिव। लेकिन इसमें देखिए, इस वाले जो आरबीसी है उस पर नुकीला वाला भी है, और ये छोटा सा ये वाला भी है, गोल वाला भी है, ये छोटा सा वाला भी है, फिर नुकीला वाला है और ये वाला। तो ये बताइए, इतना तो आप पढ़ ही लिए हैं कि नुकीला वाला और ये गोल वाला दोनों रहता है तो उसको ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं, और साथ में आर एच वाला एंटीजन भी है, इसको ए बी पॉजिटिव कहेंगे। इसमें देखिए, गोल वाला है, नुकीला वाला है, लेकिन बंदर वाला नहीं है तो ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव है। देखिए, गोल वाला है लेकिन बंदर वाला नहीं तो बी नेगेटिव। और देखिए, गोल वाला भी है, बंदर वाला भी है, बंदर वाला भी है, गोल वाला भी है, तो इसको कहेंगे बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इसको देखिए, ऊपर देखिए, केवल नुकीला वाला है, नुकीला वाला है, नुकीला वाला है, तो ए निगेटिव कहेंगे, ए निगेटिव। इसको क्या कहेंगे, नुकीला वाला भी है, बंदर बंदर वाला भी है तो ए पॉजिटिव। उसी तरह से इसमें कुछ नहीं है तो ओ नेगेटिव, और इसमें केवल बंदर वाला है तो ओ पॉजिटिव। समझ गए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव देख के खून को चढ़ाया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। पता चले गलत चढ़ा देंगे तो खून का कमी था और खून मिलने से ही मर जाएगा अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिए तो। अब यहाँ पे देखेंगे, लिखा है माता पिता के ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव। यहाँ पे इस चार्ट में हम पूरा देखेंगे कि आखिर माता और पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है उसी के आधार पर बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है, और ये एकदम कंफर्म है, गड़बड़ी हो ही नहीं सकता है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, ऊपर ये लिखा है कि फादर यानी पिताजी का ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे लिखा है माता जी का ब्लड ग्रुप, यानी माता जी का ब्लड ग्रुप क्या होगा और पिताजी का क्या होगा उस आधार पे बच्चों का होगा। जैसे मान लीजिए, इसको देखिएगा, इसका गुणा हम यहाँ पे करा रहे हैं, यानी कह सकते हैं ब्लड ग्रुप माता जी में ए है, अब पिताजी में, यानी ये वाला पिताजी का, ये वाला माता जी का, मम्मी में ब्लड ग्रुप ए
अब पप्पू में ब्लड ग्रुप ए, तो मम्मी पापा के हिसाब से बच्चे में दुइये गो ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो ए होगा या तो ओ होगा, ए या ओ। अब देखिए मम्मी में ब्लड ग्रुप ए, अब पिताजी का मान के चलते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया ओ, तो ए और बी, सॉरी इसको ओ बोल दिए, बी है। मान लीजिए मम्मी में ब्लड ग्रुप ए और पिताजी में ब्लड ग्रुप बी, तो ए बी के जब मिलन होगा तो ब्लड ग्रुप चारों हो सकता है, बच्चे में ए भी हो सकता है, बी भी, ए बी भी और ओ भी हो सकता है। अच्छा मम्मी का अभी भी ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा, लेकिन पिताजी में हो सकता है चलिए ए बी हो, ए और ए बी जब मिलता है तो कि तो ए बनेगा कि तो बी, या तो ए बी, ओ नहीं बनेगा। अगर बन गया तो भाई मामला गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, दया पता लगाओ। सीबीआई देखते हैं ना किस तरह झूठ ठोकुल पता लगाते हैं, इस तरह से आता जाता कुछ नहीं, ओवर एक्टिंग सब ढेर करते हैं। तो देखिए लिखा है ए और ए बी रहे तो ओ नहीं हो सकता है, अगर ए है आप पिताजी का ओ है तो संभावना क्या है कि बच्चे में या तो मम्मी वाला ब्लड ग्रुप जाएगा या तो पप्पा वाला हो जाएगा, ए या हो जाएगा। अब देखिए अब इधर यानी पिताजी का चारों कंडीशन पढ़ लिया, अब मम्मी से, मम्मी का अगर ब्लड ग्रुप बी हो अब पिताजी का ए हो तो ए और बी मिलके या तो ए होगा, बी होगा, ए बी या ओ होगा। ये पूरा ब्लड ग्रुप आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पढ़ लीजिएगा। इसको याद करने का जो आसान ट्रिक है हम किसी और वीडियो में आपको बता देंगे, आसानी से याद हो जाएगा। इस तरह से बूढ़ा भाग करते रह जाएंगे, पता चलेगा दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला हेडिंग जो हम पढ़ रहे हैं पादप में वहन। पादप देखिए पेड़ पौधा को जो बायोलॉजी है वो पादप कहता है। तो देखिए पौधों में वहन किस प्रकार का होता है, अभी तो हम इंसानों में पढ़े हैं कि हम लोग में धमनी सिरा है, पौधा में थोड़ा धमनी सिरा दौड़ाएंगे। तो देखिए लिखा है इसमें पौधों में यानी पादपों में परिवहन के लिए दो तरह के ऊतक होते हैं, हम लोगों में भी दो ठो था, धमनी सिरा, पौधा में भी दो ठो है। देखिए एक है जाइलम, एक है फ्लोएम, ये दोनों ऊतक मिलकर पादपों में विभिन्न पदार्थों को जड़ से विभिन्न भागों तक तथा पत्तियों से बाकी अन्य जगहों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग में धमनी और सिरा का काम क्या है, धमनी शुद्ध खून लेके जाएगी, सिरा सब खराब खून को वापस लेके आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी, ये होता है। उसी तरह से पेड़ पौधों में क्या होता है, दो गो नस होता है, जाइलम और फ्लोएम। एगो का नाम होता है जाइलम, एगो होता है फ्लोएम, फ्लोएम। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम का मतलब क्या होगा, जाइलम देखिए नमवा कैसे शुरू हो रहा है, ज से, जाइलम का काम क्या है, जड़ से, जाइलम का काम जड़ से जल तथा खनिज लवण को लेके जाना और पौधों के सभी हिस्सों में पहुंचाना। ज से जाइलम, और जाइलम का काम क्या है कि जड़ से खनिज लवण प्लस जल को लेके सभी पौधों के मतलब पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है और पौधा जो भोजन तैयार कर लेता है उस भोजन के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। इनमें बहुत झमेला नहीं पड़ना है, इनमें कोनो थेथरी थेथरा नहीं है, सब ये बहुत आसानी से बेचारा सब अपना चुपचाप काम करके किनारे हो जाते हैं। आगे देखिए, देखिए इसमें लिखा है जहाँ पर पादपों द्वारा भोजन तैयार किया जाता से पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी जाइलम का काम क्या है, जमीन से जड़ों द्वारा जल को तथा खनिज लवण को लेके पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाना जाइलम का काम। और फ्लोएम का काम क्या है कि जो भी भोजन तैयार हो गया पत्तियों में वो सभी पौधों के हिस्सों में पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। तो जाइलम देखिए इसमें लिखा क्या है कि जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है। ठीक, जाइलम जो से जाइलम, जाइलम जल लेके जा रहा है। फ्लोएम का काम क्या है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पाद बनता है वो पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। अरे जरूरी थोड़ा ना है कि सब पत्ता सूर्य की रोशनी में हो, कुछ बेचारा नीचे होता है, कुछ अंधेरे में होता है, उसको भी तो भोजन चाहिए ना, तो ये कौन फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक, अब आगे देखिए इसमें लिखा है कि पादप में वहन, पादपों में परिवहन के लिए दो ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम, और दोनों मिलके वही चीज़ बात लिखा है बार बार। चलिए छोड़िए हटाइए। तो देखिए अभी परिवहन पूरा खत्म हो गया, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन की जो खराब पदार्थ है उसको शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।